हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस लॉजिकल। तो एज यू ऑल नो, हम लोगों की पॉलिटी की पीटी 365 की सीरीज चल रही है, जिसमें ऑलरेडी हम लोग इसके पहले के सारे न्यूज़ आइटम्स को कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लोकपाल तक कवर किया था। आज हम लोगों को आखिरी वीडियो में डिलिमिटेशन कमीशन से लेकर के इस पीटी 365 के आखिरी पेज तक को कवर करना है। इसके साथ ही आपका पॉलिटी पीटी 365 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको हाईलाइटेड पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, फिर इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं ताकि आपके एग्जाम में इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसमें कोई भी गलती ना हो। बाकी की पीटी 365 भी टाइम टाइम से अपलोड कर दी जाएंगी, और मेरा पूरा भरोसा है ऐसा कि आपके एग्जाम के एक महीने पहले तक जितनी भी पीटी 365 आती हैं, है ना, और उनका जो वैल्यू एडिशन मटेरियल आता है, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं कवर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप बेयर करिएगा उस चीज को। तो पहली जो हमारी न्यूज है वो है हमारी डिलिमिटेशन कमीशन की। अब डिलिमिटेशन कमीशन आप लोगों को पता ही है भाई, हमने अपनी पूरी कंट्री को लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन के लिए छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर रखा है ना। मैंने आपको पहले भी बताया ये पुराने वीडियोस में, हमने छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपनी कंट्री को डिवाइड कर रखा है। एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एक एक एमएलए चुन करके आता है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, अगर मतलब खुले तौर पे कहें तो हर सेंसस के बाद ऐसा होना चाहिए कि ये जो बाउंड्रीज है कॉन्स्टिट्यूंसीज को, इनको ऑल्टर किया जा सके, इनको दोबारा से डिलिमिट किया जा सके। यानी कि अगर ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी ये है और एक कॉन्स्टिट्यूंसी ये है, तो हो सकता है अगले टाइम पे क्या हो कि ये वाली कॉन्स्टिट्यूंसी यहां तक हो जाए, है ना, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी का इतना एरिया इस वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में आ जाए, ठीक है। इसी को बेसिकली डिलिमिटेशन कहते हैं। कई बार होता है क्या, पॉपुलेशन चेंज होती है। भाई आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो डिवीजन है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। थ्रू आउट द कंट्री पॉपुलेशन का प्रपोर्शन लगभग लगभग सेम रहना चाहिए। अब एग्जैक्टली सेम तो नहीं रख सकते, बट लगभग लगभग सेम रहना चाहिए। तो मान लीजिए किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, है ना, और बगल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी की बिल्कुल नहीं बढ़ी, तो क्या होगा कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की थोड़ी सी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई है, उसका थोड़ा सा हिस्सा दूसरी वाली कॉन्स्टिट्यूंसी के पास दे दिया जाएगा डिलिमिटेशन के साथ, ताकि प्रपोर्शन बराबर का रहे, है ना। इसी को हम डिलिमिटेशन बोलते हैं। अब ये न्यूज में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट asked the center to set up a fresh delimitation commission to ensure a proportional representation of the communities specified as SC ST as mandated under the constitution। तो ये जो SC ST को रिजर्वेशन मिलता है लोकसभा में हमारे यहाँ पे, है ना, वो भी डिलिमिटेशन के बेसिस पे ही मिलता है कि कौन कौन सी सीटें एससी के लिए रिजर्व रहेंगी, कौन कौन सी सीटें एसटी के लिए रिजर्व रहेंगी। ओके, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, आर्टिकल 82 ये रिस्पॉन्सिबल है रीएडजस्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज नंबर एंड बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली आफ्टर एवरी सेंसस। यानी कि आर्टिकल 82 कहता है कि भैया हर सेंसस के बाद क्या करना है आपको, बाउंड्रीज को रीएडजस्ट करना है। किसकी बाउंड्री को? कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्रीज को, ठीक है। अब डिलिमिटेशन कमीशन जो फैसला लेगा, है ना, उसने जिस बाउंड्री को ऑल्टर कर दिया, जैसे कर दिया, वो डिसीजन फाइनल होगा और वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। यूपीएससी फंसा सकता है आपको यहाँ पे कि आपका डिलिमिटेशन कमीशन का जो फैसला है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आता है, या वो हाई कोर्ट में उसकी आप अपील कर सकते हो, या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका अनचैलेंजेबल इन एनी कोर्ट है। Copies of its order are laid before the House of the People and State Legislative Assembly concerned, but no modification are permissible therein by them। क्या बोल रहे हैं कि जब भी डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा और वो अपनी रिपोर्ट देगा, तो उसके बाद क्या होगा, उस रिपोर्ट को, है ना, उस रिपोर्ट की कॉपीज को कहाँ कहाँ रखा जाएगा? लोकसभा के सामने रखा जाएगा और हर स्टेट की विधानसभा के सामने रखा जाएगा। बट रखे जाने का मतलब ये नहीं है कि ये लोग उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे, नहीं, बस रखा जाएगा बताने के लिए कि देखिए ये ऐसा ऐसा हो गया है चेंज डिलिमिटेशन कमीशन के बाद, ठीक है। अब इसका कॉम्पोजिशन, अच्छा ये चैलेंज क्यों नहीं हो सकता इसका डिसीजन? इसका राज इसी कॉम्पोजिशन में छुपा हुआ है। इतने स्टीम्ड मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि इसके बाद चैलेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जज, करंट और रिटायर्ड, एक्स एस चेयरमैन। तो कोई एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जज जो या तो अभी प्रेजेंट टाइम पे जजशिप को होल्ड कर रहा है या फिर रिटायर हो चुका है, वो इसका चेयरमैन होगा। फिर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और एन इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय हिम और हर। यानी कि जो इंसान पूरे इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है पूरे देश में, वो खुद या फिर उसके द्वारा अपॉइंट किया हुआ कोई उसके साथ के इलेक्शन कमिश्नर, है ना, ये। और तीसरा मेंबर हर स्टेट का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ये तीन लोग इसके मेंबर होते हैं, मतलब रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जहां का डिलिमिटेशन हो रहा है वहां का स्टेट का जो इलेक्शन कमिश्नर होगा वो भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है।
तो ये कुल मिलाकर के इसका कॉम्पोजिशन है, इसीलिए इसके डिसीजन को कहीं ना कहीं चैलेंज करने से मना कर दिया गया है, क्योंकि काफी न्यूट्रल कॉम्पोजिशन है इसका और काफी मतलब एक तरीके से जिनको बहुत नॉलेज है इलेक्शन को लेकर के वही लोग इसको डिसाइड कर रहे हैं। खैर, delimitations in India. The delimitation commission has been set up 4 times since independence. आजादी के बाद से 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है। आपको याद रखना है ये फैक्ट, कब कब, 52 में, 63 में, 73 में और 2002 में। आखिरी बार 2002 में बना था। In 1976, the 42nd constitutional amendment froze this delimitation exercise until the first census after 2000 was published. तो भैया 1976 में देखिए, 73 में एक बार ये हुआ आपका सेंसस, ठीक है, सॉरी डिलिमिटेशन कमीशन आपका बैठा। उसके बाद 76 में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें क्या बोल दिया गया कि अभी डिलिमिटेशन तब तक नहीं होगा जब तक सन 2000 के बाद पहला वाला सेंसस नहीं हो जाता है। ठीक है, तो अब 2000 के बाद पहला सेंसस कब हुआ, 2001 में हुआ। तो 2001 के बाद क्या हुआ, आप देख रहे हैं 2002 में फिर से डिलिमिटेशन हो गया। लेकिन फिर 2002 में ही 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बोला गया कि अब अगले 25 साल तक कोई भी संविधान संशोधन, कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बैठने वाला है, यानी कि 2026 तक की चीजें फ्रीज कर दी गई हैं। अब जब भी डिलिमिटेशन होगा वो 2026 के बाद होगा। तो जब 2026 के बाद डिलिमिटेशन होगा तो ये देखने वाली बात है कि वो कौन से सेंसस के बेसिस पे होगा, है ना, क्योंकि अभी रिसेंट वाला तो हुआ नहीं 2021 वाला, और 2011 वाला काफी आउटडेटेड हो चुका है, और जब तक 26 आएगा तब तक 2031 भी बहुत दूर नहीं रहेगा, है ना। तो ये देखने वाली बात है कि अगला डिलिमिटेशन कमीशन का बैठेगा 2026 तक तो फ्रीज कर ही रखा गया, तब तक तो बैठ नहीं ही सकता है। ठीक है, आई होप ये डिलिमिटेशन कमीशन आपको क्लियर हो गया है। फटाफट से हम लोग पढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज के ऊपर, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट यानी कि ईडी। आजकल बहुत न्यूज में है ईडी, है ना, अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना, छापे पे मारना, और ये हर बार का है, खाली बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं, कांग्रेस सरकार में भी ईडी और सीबीआई, ऑन पेपर आप कुछ भी कह लो, ईडी और सीबीआई का ऑन पेपर यूज बहुत डिफरेंट है, बट प्रैक्टिकल यूज में क्या होता है, ये ऑपोजिशन को कर्ब करने के लिए हमारे देश में शुरुआत से इसको यूज किया गया। कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस ने किया है, आज के टाइम पे आज की गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया है, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द थर्ड एक्सटेंशन गिवन टू द डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट चीफ इनवैलिड, यानी कि ईडी के चीफ को थर्ड एक्सटेंशन दिया था सरकार ने, यानी कि उनका टर्म पूरा हो चुका था, एक बार एक्सटेंशन दिया, 2 बार दिया, और तीसरी बार फिर से एक्सटेंशन दे दिया कि अभी आप ही चीफ के तौर पे काम करिए ईडी के। तो इसको कौन से सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, अब पहले पावर से पहले इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। 1952 में बनाई गई थी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ईडी आपकी किसके अंडर में आती है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, उसके अंडर में ये ईडी आती है। 1952 में इसको बनाया गया था। कॉम्पोजिशन क्या है, हेड करेगा इसको कौन, ईडी का डायरेक्टर हु इज अपॉइंटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 25 ऑफ द सीवीसी एक्ट 2003। सीवीसी यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर एक्ट, है ना, चीफ विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 का जो था, उसके सेक्शन 25 के तहत ईडी का डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किया जाता है। टेन्योर क्या होता है, 2 साल का होता है, बट कैन बी गिवन 3 एनुअल एक्सटेंशन। ठीक है भाई, 2 साल का टेन्योर होगा, बट एक एक साल करके 3 बार एक्सटेंड कर सकते हो, तो मैक्सिमम कितना हो गया, मैक्सिमम 5 साल हो गया। मैक्सिमम 5 साल आप किसी को ईडी का डायरेक्टर बना करके रख सकते हो। फंक्शन क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट एक्ट्स को एनफोर्स करने के लिए, जैसे कि आपका फेमा एक्ट हो गया, पीएमएलए हो गया। फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो कि 1999 में आया था। पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 में, ये विजय मल्ल्या के बाद वाला एक्ट है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज 1974, है ना, ये वाला एक्ट, कॉफे पोसा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इन सारे एक्ट्स को एनफोर्स करने के लिए ईडी का गठन किया गया था, या ईडी के गठन के बाद इन सारे एक्ट्स के एनफोर्समेंट की जिम्मेदारी ईडी को दी गई है। अब पावर क्या है, ईडी की पावर क्या है, पावर टू सीज असेट्स। भाई कोई भी कल्परेट है, कोई भी कुछ है, तो उसकी प्रॉपर्टी को, असेट्स को सीज कर सकते हो, यानी कि कब्जे में ले सकते हो, जब्त कर सकते हो। पावर टू समन, भाई आप किसी को, जैसे अभी हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने की न्यूज आई है, क्यों आई है, ईडी उनको बार बार समन दे रहा है कि आप आइए पेश होइए, आप आइए पेश होइए, बट वो आ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये समन देने की, समन मतलब बुलावा भेजने की पावर, एक तरीके से नोटिस, लीगल नोटिस को समन बोलते हैं एक तरीके से, आप आइए, आपसे हमें कुछ पूछताछ करनी है। ठीक है, पावर टू अरेस्ट, जो कि अभी किया भी अरविंद केजरीवाल को। कैन इन्वेस्टिगेट एंड मेक अरेस्ट फॉर वायलेशन ऑफ पीएमएलए 2002, और यही सारे एक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, विदाउट वेटिंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्मल एफआईआर बाय द पुलिस। पुलिस एफआईआर करे चाहे ना करे, ईडी के पास पावर है कि वो अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, वो अरेस्ट कर सकती है बिना एफआईआर के भी।
record admissibility. In 2022, the Supreme Court ruled that statements recorded by ED officials can be admitted as evidence in the court. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि पुलिस के सामने दिया गया आपका बयान है ना, जो पुलिस के सामने आप बयान देते हो वो अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। कोर्ट ये मान के चलता है कि हो सकता है पुलिस ने आपको डरा धमका करके वो बयान आपसे लिया हो, तो उस बयान को वो कंसीडर एज एविडेंस नहीं करता है। बट ईडी के सामने, ईडी के ऑफिशियल के सामने दिए गए बयान कोर्ट में एज एन एविडेंस एडमिट हो सकते हैं। ठीक है, बाकी रिकवरी ऑफ फाइन्स, पेनाल्टीज, एरियर ऑफ पेनाल्टीज अंडर द फेमा एक्ट, ये सारी पावर आपके ईडी को दी गई हैं। आई होप ये न्यूज क्लियर है आपको। अगली है भैया सीबीआई। सीबीआई बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। तमिलनाडु ने जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है। अब ये जनरल कंसेंट क्या होती है ना भाई? सीबीआई एक सेंट्रल बॉडी है जिसको दिल्ली पुलिस स्टैब्लिशमेंट, दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट, जिसको हम डीपीएससी भी बोलते हैं, डीएसपीई एक्ट के तहत बनाया गया है। ठीक है, 1946 में ये एक्ट आया था, इसके तहत सीबीआई को बनाया गया। सीबीआई एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। ठीक है, और आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन किसका मुद्दा है? वो स्टेट का मुद्दा है। तो अगर किसी सेंट्रल बॉडी को स्टेट में जाकर के इन्वेस्टिगेशन करना है तो उस स्टेट की असेंट के बिना काम नहीं हो सकता है। तो एक जनरल असेंट नाम का टर्म होता है ना। जनरल असेंट का मतलब क्या है? जनरल असेंट एक ऐसी चीज है, असेंट यानी कि हामी, है ना, और जनरल मतलब सामान्य। तो जनरल असेंट का मतलब ये है कि जो जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, वो कहीं ना कहीं सीबीआई को एक बार कह देते हैं कि अच्छा ठीक है, आज के बाद से हमारे स्टेट में जो भी केस हो रहे हैं, अगर वो आपके दायरे में आते हैं, आपके जुरिडिक्शन में आते हैं, आपके इन्वेस्टिगेटिव पैरामीटर्स पे आते हैं, या फिर आपको हम रेफर करते हैं, तो आप आकर के यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। ठीक है, ये होता है जनरल असेंट। अगर जनरल असेंट विड्रॉ कर लिया है तो बिना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर के सीबीआई उस पर्टिकुलर स्टेट में जाकर के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है, उस स्टेट के कोई भी केस को नहीं देख सकती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है जनरल असेंट की। जनरल असेंट मतलब एक तरीके से लाइसेंस दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट को स्टेट के द्वारा कि आप आइए, आप हमारे यहाँ आकर के इन्वेस्टिगेशन करिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि जनरल असेंट नहीं होगा तो आप इन्वेस्टिगेट कर नहीं पाओगे उस स्टेट में, वो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद कर सकते हो, भले जनरल असेंट हो चाहे ना हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं न्यूज में है, बाकी आगे हम लोग भी पढ़ेंगे इसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, पहले सीबीआई के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे 1963 में बनाया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि होम मिनिस्ट्री में आता होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस के अंडर में सीबीआई आता है। कब बनाया गया? 63 में। किसके तहत? डीएसपी एक्ट 1946 के तहत बनाया गया है। रिकमेंडेशन किसकी थी? सनातनम कमेटी की। ठीक है, सनातनम कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि भैया एक सीबीआई बनानी चाहिए आपको, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। कॉम्पोजिशन क्या? हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, अपॉइंटेड बाय 3 मेंबर कमेटी, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड सीजीआई। अब देखिए कितना न्यूट्रल अपॉइंटमेंट हो रहा है सीबीआई के डायरेक्टर का भी। ठीक है, एक पीएम है जो कि रूलिंग पार्टी के हैं, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन है जो कि अपोजिशन पार्टी के हैं, फिर आपके एकदम ही न्यूट्रल इंसान सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तीन लोग की कमेटी बैठती है, ये तीन लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि भैया कौन होगा अगला सीबीआई का डायरेक्टर। ठीक है, तो ऐसे इनका अपॉइंटमेंट होता है। इनका भी वही हाल है, 2 साल का टेन्योर होता है ईडी के डायरेक्टर की तरह, और 3 एनुअल एक्सटेंशन मिल जाते हैं, यानी कि मैक्सिमम ये 5 साल के लिए हो सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? ओके। फंक्शन focuses on combating corruption in public life, curb economic and violent crimes through meticulous investigation and prosecution। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। फाइट साइबर एंड हाई टेक्नोलॉजी क्राइम, भाई जो भी हाई टेक्नोलॉजी वाले क्राइम हो गए जो नॉर्मल पुलिस के लिए कैपेबल नहीं है, नॉर्मल पुलिस जिसके लिए कैपेबल नहीं है, वो सारे क्राइम आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। प्रोवाइड्स असिस्टेंट टू सीवीसी एंड लोकपाल। अभी हम लोगों ने लोकपाल में पढ़ा था कि लोकपाल चाहे तो कोई केस सीबीआई को ट्रांसफर कर सकता है, तो वैसे ही सीबीआई का काम क्या होता है कि सीवीसी यानी कि चीफ विजिलेंस कमीशन, जिसका काम है करप्शन की जांच पड़ताल करना सीनियर अधिकारियों की, और लोकपाल जिसका भी काम यही है कहीं ना कहीं इन लोगों को असिस्ट करने का काम किसका है? सीबीआई का है। इट इज द नोडल पुलिस एजेंसी इन इंडिया विच कोऑर्डिनेट्स इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज। एक इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल होती है ना कि जो भी एक मतलब सारे देशों का एक क्यूमुलेटिव एक एजेंसी है इंटरपोल, तो वो कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन को से रिलेटेड चीजों को डील करती है ना। कोई अगर ऐसे इंटरनेशनल लेवल का क्रिमिनल है तो उसको इंटरपोल पकड़ने में मदद करती है बाकी देशों को। जैसे मान लीजिए इंडिया से कोई भाग करके गया है ना, और वो पता नहीं किस देश में है, तो इंटरपोल उसके खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकता है। बहुत सारी नोटिस जारी कर सकता है, उसमें से एक होती है सबसे इंपॉर्टेंट रेड कॉर्नर नोटिस। रेड कॉर्नर नोटिस में क्या होगा कि जिस जिस देश, जो जो देश इंटरपोल को मानता होगा, उस देश में अगर वो इंसान गया तो उसको वहां पे अरेस्ट कर लिया जाएगा, या उसको वहां पे एक तरीके से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इसी को बोलते हैं रेड कॉर्नर नोटिस। तो इंटरपोल कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल पुलिस, जैसे कि नाम से लग रहा है, ये कई सारे देशों का समूह है
तो अब भाई, अब ये इंटरपोल तो एक इंटरनेशनल बॉडी हो गई, अब उससे डील करने के लिए हर कंट्री में कोई ना कोई बॉडी होगी ना, जिसको हम बोलेंगे नोडल एजेंसी। तो इंडिया में वो नोडल एजेंसी कौन है? सीबीआई। अगर इंटरपोल का कोई भी केस है, उसको अगर इंडिया में कुछ काम है तो वो कौन देखेगा? वो सीबीआई देखेगा। ठीक है, वो सीबीआई देखेगा। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के बारे में। एंटी करप्शन वही वाली चीज है, इसमें कोई खास बात नहीं है। द सुपरिटेंडेंस ऑफ सीबीआई रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पोका एक्ट 1988 लाइस विद सीवीसी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सुपरिटेंडेंस ऑफ सीबीआई रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लाई विद द सीवीसी। अगर सीबीआई कोई ऐसे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर में है, तो उसकी सुपरिटेंडेंस किसके पास होगी? सीवीसी के पास होगी। ठीक है, स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अंडर आईपीसी ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स और ऑन ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। वही बात है कि भाई कोई भी अगर सीरियस ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ है, आपने कभी ना कभी न्यूज में सुना होगा कि जैसे कोई क्राइम हुआ आपके एरिया में, तो लोग क्या कहते हैं? हमें सीबीआई जांच चाहिए, हमें सीबीआई जांच की मांग करते हैं। ऑपोजिशन कहता है कई बार, फिर गवर्नमेंट कह देती है ठीक है, हम केस सीबीआई को सौंप रहे हैं। तो वही वाली बात यहाँ पे है कि अगर किसी भी केस में स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रूल करते हैं, जजमेंट देते हैं कि भैया ये केस सीबीआई को देखना है, तो उस केस में इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगा। फिर इकोनॉमिक ऑफेंसेस, क्राइम्स ऑफ फाइनेंशियल malfeasance, बैंक फ्रॉड्स, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी ऑपरेशन एक्सेट्रा। हाउएवर सीबीआई यूजुअली ट्रांसफर केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग टू ईडी। तो भैया ये जो भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, ये सारे भी सीबीआई के दायरे में आते हैं। इनमें से जो एक मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे होते हैं ज्यादातर, वो ईडी को दे देता है, क्योंकि हमने ऊपर देखा है कि ईडी का काम है पीएमएलए एक्ट को एनफोर्स करना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आई होप चीज क्लियर है। सुओमोटो, सुओमोटो यानी कि खुद से, है ना? सीबीआई कैन सुओमोटो टेक अप इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस ओनली इन यूटीज। भाई क्योंकि यूटी में कोई स्टेट गवर्नमेंट तो होती नहीं है ना? यूटी किसके अंडर में आती है? वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो कहीं ना कहीं यूटी पे डायरेक्ट कंट्रोल है सीबीआई का, तो यूटी में ही सिर्फ सीबीआई ऐसा कर सकता है कि सुओमोटो कोई भी केस ले ले, क्योंकि वहां पे उसके पास पावर है। स्टेट्स में भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। The center holds the power to authorize the CBI to investigate a crime in the state only after the consent of the concerned state। ठीक है, सेंटर के पास पावर है ये कि वो सीबीआई को ऑथराइज करेगा क्राइम इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी भी स्टेट में, सिर्फ तब जब वो कंसर्न स्टेट कंसेंट दे देगा अपना। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स कैन ऑर्डर सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम एनीवेयर इन कंट्री विदाउट कंसेंट ऑफ द स्टेट। तो भैया कोर्ट तो कोर्ट है, जुडिशरी तो जुडिशरी है, उसके पास पावर है कि भैया आपकी कंसेंट हो चाहे ना हो, आपके स्टेट में आकर के हम सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने की पावर दे देंगे। अबाउट जनरल कंसेंट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इट इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ डीएसपीई एक्ट 1946 द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू सीबीआई कैन बी ईदर जनरल और केस स्पेसिफिक। अब जनरल कंसेंट का मतलब क्या है कि आपको हर बार हर केस में अलग से नहीं लेनी पड़ेगी, एक बार दे दी कंसेंट तो मतलब दे दी, आप उसके बाद आकर के इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। और केस स्पेसिफिक क्या है कि भैया हमने जनरल कंसेंट नहीं दी है, जब जो जैसा केस आएगा, हमें अगर लगेगा कि आपको बुलाना है तो हम आपको कंसेंट दे देंगे उस पर्टिकुलर केस के लिए, नहीं तो हम नहीं देंगे। है ना? बात समझ में आ गई? सिंपल है, कुछ और नहीं है। जनरल कंसेंट इज कंसेंट बाय डिफॉल्ट। ये मतलब एक डिफॉल्ट कंसेंट जनरल कंसेंट ही मानी जाती है। रिसेंटली मल्टीपल स्टेट्स हैव विड्रॉन जनरल कंसेंट लाइक वेस्ट बंगाल, मिजोरम, पंजाब एक्सेट्रा। अब ये वही वाली बात हो गई, जहां पे ऑपोजिशन की सरकार होती है, मतलब जिस पार्टी की गवर्नमेंट सेंटर में है, उसके ऑपोजिशन की सरकार जिन जिन स्टेट्स में होगी, वहां पे सीबीआई को लेकर के डिस्प्यूट होगा। अब इन सारे स्टेट्स का अपना नाम देख लीजिए। सेंटर में किसकी है? सेंटर में आपकी नरेंद्र मोदी की है। बीजेपी की। वेस्ट बंगाल में किसकी है? टीएमसी की है। मिजोरम में किसकी? यहाँ की आपके जो है अपोजिशन की है। पंजाब में किसकी है? पंजाब में भी अपोजिशन की, आम आदमी पार्टी की है। ठीक है। Exception to general consent, the Supreme Court and High Court can order CBI to investigate a crime anywhere in the country without consent of the state. I have already told. Consent does not apply in cases where someone has been caught red-handed taking a bribe. एक और एक्सेप्शन है, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो परमिट कर ही सकते हैं कि भैया आप जाकर इन्वेस्टिगेट करो। उसके अलावा एक और आपका एक एरिया है जहां पे आपका कंसेंट देने की जरूरत नहीं है। वो एरिया क्या है कि अगर किसी को ब्राइब लेते हुए, घूस लेते हुए रंगे हाथों, रेड हैंडेड, है ना, रंगे हाथों पकड़ा गया हो, तो भी ये चीज आपकी अप्लाई नहीं होती जनरल कंसेंट वाली। आई होप ये सीबीआई वाला पूरा आपको चीजें समझ में आ गई हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, एनसीसी। आपने स्कूल टाइम पे सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा। इट इज द लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, सेलिब्रेटेड इट्स 75th एनिवर्सरी। तो अभी 2023 में क्या हुआ है कि 75 साल पूरे हो गए एनसीसी को,
और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। अबाउट एनसीसी एक्ट कब आया था? 1948 में आया था। तभी तो 2023 में 75 साल पूरे हुए हैं। पंडित एच एन कुंजरू कमिटी रिकमेंडेड अ कैडेट ऑर्गेनाइजेशन टू बी एस्टैब्लिश्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एट नेशनल लेवल। किसने रिकमेंड किया था? एच एन कुंजरू जी ने रिकमेंड किया था, पंडित एच एन कुंजरू ने। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। एम क्या था? टू क्रिएट ऑर्गेनाइज ट्रेंड एंड मोटिवेटेड यूथ टू प्रोवाइड लीडरशिप इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड ऑलवेज अवेलेबल फॉर सर्विस ऑफ द नेशन। तो बेसिकली जिन्होंने एनसीसी किया होगा उनको तो न्यूज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और जिन्होंने नहीं किया होगा उनके लिए भी कोई इससे बहुत खास इन्फॉर्मेशन है नहीं। बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एक बार रीडिंग करके भी आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कि भैया एक ऑर्गेनाइज ट्रेंड, भाई एनसीसी में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मिलती है और एक तरीके से इंसान मोटिवेटेड हो जाता है, डिसिप्लिन हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती है और वो हमेशा उसके अंदर एक सर्विस की भावना रहती है कि भैया हमें अपने देश के लिए काम आना है, वगैरह वगैरह। तो यही एम था इसका। ये एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। बात क्लियर है। एनसीसी डायरेक्टोरेट, एनसीसी एट द स्टेट लेवल इज डिवाइडेड इनटू 17 डायरेक्टोरेट्स इन विच ईच स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट और यूटी फॉर्म अ डायरेक्टोरेट। तो ये एनसीसी सेंट्रल लेवल पे है। उसके बाद 17 डायरेक्टोरेट्स हैं। अब हो सकता है पहले डायरेक्टोरेट में यूपी आता हो क्योंकि यूपी की आबादी ज्यादा है, दूसरे में बिहार आता हो, तीसरे डायरेक्टोरेट में आपका वेस्ट बंगाल और असम को एक साथ कर दिया गया हो, चौथे डायरेक्टोरेट में बाकी के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आते हो। तो यानी कि एक इंडिविजुअल स्टेट या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट्स को मिला करके एक डायरेक्टोरेट बनाया जाता है। नेचर ऑफ द एनसीसी प्रोग्राम क्या है? वॉलेंट्री है, कोई कंपलसरी तो होता नहीं कि आपको एनसीसी ज्वाइन करना ही करना है। स्टूडेंट हैव नो लायबिलिटी फॉर एक्टिव मिलिट्री सर्विसेज। ऐसा नहीं कि आपको जो है जाकर के फिर मिलिट्री में सर्विसेज देनी पड़ेंगी अगर आप एनसीसी कर लिया तो। एनसीसी ऑफर्स 3 टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन के ऊपर 3 तरीके के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, है ना। खैर, अब यहाँ पे एनसीसी और एनएसएस यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम, इन दोनों में एक तरीके से डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। पहली बात तो दोनों ही वॉलेंटरी हैं, इसमें से कोई भी कंपलसरी नहीं होता है, चाहे एनएसएस की बात करें चाहे हम एनसीसी की बात करें। तो डिफरेंस क्या है? एनसीसी आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, एनएसएस आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर में आता है। बात क्लियर हो गई। ये 1948 का है, 1969 का है। उसका एम हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इसका देख लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी थ्रू कम्युनिटी सर्विस। ठीक है। आम जनमानस के लिए काम करने की भावना पैदा करना, कम्युनिटी के प्रति अपने आप के अंदर सर्विस सेवा भावना लाना, वो इसका मकसद है ना। ये एनसीसी एक्ट के द्वारा कवर होता है, वो होता है, गवर्न होता है। और ये तो एक स्कीम है ना, ये कोई एक्ट के थ्रू आया हुआ कोई चीज नहीं है, ये एक स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। ठीक है। कंपलसरी यूनिफॉर्म होती है एनसीसी के कैडेट्स के लिए, यहाँ पे तो कोई यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब ही नहीं है इनके वॉलंटियर्स के लिए। ठीक है। कौन ज्वाइन कर सकता है? अब यहाँ पे एनसीसी में 2 विंग होते हैं, जूनियर डिवीजन विंग, सीनियर डिवीजन विंग। जूनियर डिवीजन विंग में कौन आता है? स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल ऑफ 13 ईयर्स और मोर ऑफ एज। ठीक है, 13 या 13 से ऊपर साल के बच्चे जूनियर डिवीजन विंग में आते हैं। सीनियर डिवीजन में कौन आता है? स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेजेस एंड 11th-12th क्लासेस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें कौन आता है एनएसएस में? 11th एंड 12th के क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लेवल ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, सारी बातें हैं, कोई भी बहुत खास बात इसमें नहीं है। अब हम लोग आते हैं ये अदर इंपॉर्टेंट न्यूज वाला जो चैप्टर 7th का एक छोटा सा टॉपिक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि रवनीत कौर को इसका चेयरपर्सन बनाया गया और ये पहली वुमेन चेयरपर्सन है सीसीआई की, है ना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की पहली वुमेन आपकी तरीके से क्या है, ये चेयरपर्सन है। अब यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है थोड़ा बहुत, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये स्टैब्लिश किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब? 2003 में, अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002। कंपटीशन एक्ट आया है 2002 में, कंपटीशन कमीशन बना है 2003 में, उसी एक्ट के अंडर में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है ये। कॉम्पोजिशन क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर, यानी कि चेयरपर्सन प्लस 6 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फंक्शन क्या है? एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इम्पैक्ट ऑन दी कंपटीशन। भैया मार्केट में क्या है? बिजनेस कंपटीशन है, ठीक है। पूरा आपने एक फर्म खोली, है ना, आपने एक बिजनेस खोला और आपके ही जैसा बिजनेस और फर्म आपके सामने वाले ने खोल दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है। अब आप क्या करो, अब आप जाकर के इनके घर के इसके बिजनेस के सामने एक बैनर लगा दो कि इनके यहाँ तो सारा खराब सामान मिलता है। तो ये क्या है? ये खराब प्रैक्टिस है, ये एक हेल्दी कंपटीशन को डिनोट नहीं करता है। तो मतलब ये तो बहुत ही लेमन एग्जाम्पल है, बहुत ही एक बेकार सा एग्जाम्पल है जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है।
बट एक समझाने का मेरा पर्पस है कि जो भी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि कंपटीशन पे कहीं ना कहीं एडवर्स इम्पैक्ट डालती हैं, तो उनको एलिमिनेट करने का काम इनका है ना। जैसे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज जो छोटे मोटे बिजनेस को टेक ओवर कर लेते हैं बिना उनको पता लगे, शेयर होल्डिंग पूरी पूरी खरीद लेते हैं, तो ये सारी चीजें। प्रमोट एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड मार्केट इन इंडिया। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ भी समझाने जैसा इसमें नहीं है। अगला क्या है, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, GANHRI। It was established in 1993 as an international coordinating committee of national institution for promoting and protection of human rights। अब देखिए होता क्या है ना कि हर कंट्री में ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई बॉडी होती है। जैसे हमारे यहाँ NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और स्टेट्स में SHRC है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है स्टेट का। तो वैसे ही कि ग्लोबल अलायंस है, हर जैसे अब हमारे NHRC किसी के यहाँ कुछ और होगा, तो सारे देशों के जो भी आपके नेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स की बॉडी है उन सबका एक तरीके से क्या है, अलायंस है ग्लोबल, जो कब बनाया गया था, 1993 में बनाया गया था। किस लिए, कि ह्यूमन राइट्स के लिए जो एफर्ट किए जा रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए। ठीक है, जनरल असेंबली इज GNHRI सुप्रीम डेलिबरेटिव बॉडी। अब जनरल असेंबली इसकी है जो कि सबसे ज्यादा सुप्रीम बॉडी है, जहाँ पे सारे डेलिब्रेशन सारे डिस्कशन वगैरह होते हैं। ब्यूरो इन GANHRI एग्जीक्यूटिव कमिटी, ब्यूरो इज द GANHRI, अच्छा ठीक है, ये ब्यूरो है आपका। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 16 मेंबर्स, 4 फ्रॉम ईच GANHRI रीजनल नेटवर्क ऑफ अफ्रीका, अमेरिका, एशिया पैसिफिक एंड यूरोप। हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ पे एक ही बात जो समझाने जैसी है वो क्या है कि भैया पूरे GANHRI को हमने क्या कर रखा है, चार आपके रीजनल, चार रीजन में डिवाइड कर रखा है। पहले रीजन में कौन आता है, अमेरिका आता है, जिसमें नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों है। दूसरे रीजन में कौन आता है, यूरोप आता है। तीसरे रीजन में कौन आता है, यूरोप के नीचे अफ्रीका आता है। और चौथे रीजन में एशिया पैसिफिक का जो पूरा रीजन है, जिसमें पूरा आपका एशिया आता है, फिर इधर ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टाइप जो देश हैं जो पैसिफिक ओशन के आसपास पड़ते हैं वो सारे आते हैं। तो इन चार रीजन पे डिवाइड कर रखा है, और कहीं ना कहीं इन्हीं में से 16 मेंबर निकल करके आते हैं जो इसके एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर बनते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ACC, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी होती है ये। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इन्होंने SPG जो कि PM की सिक्योरिटी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक बॉडी है SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, उसके डायरेक्टर को अपॉइंट किया है। किसने, ACC ने। ACC यानी कि अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। अब ये ACC के बारे में देख लेते हैं। इट डिसाइड्स ऑल हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, पब्लिक एंटरप्राइज, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इट इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इज ऑल्सो अ मेंबर। तो ACC बेसिकली क्या है, ये एक हाई लेवल कमेटी होती है जो सारे बड़े बड़े लेवल के अपॉइंटमेंट करती है, चाहे केंद्रीय सचिवालय का हो, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, चाहे पब्लिक एंटरप्राइजेज जो है उनका हो, चाहे बैंक्स हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उसमें जो बड़े बड़े आपके लोग अपॉइंट होते हैं वो सब यहीं से अपॉइंट होते हैं। इसको चेयर कौन करता है, PM करता है, और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स यानी कि अमित भाई शाह भी इसके क्या है, मेंबर हैं। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग PIB के साथ, है ना। PIB आप लोग बहुत सुनते हो कि UPSC की तैयारी के लिए PIB की न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप आज देख लीजिए PIB है क्या ये। अब इन्होंने क्या किया अपनी की सेंटेनियल एनिवर्सरी बनाई, यानी कि इनको 100 साल पूरे हो गए एक तरीके से, है ना। PIB को क्या हुआ है, 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। अबाउट में देख लेते हैं। नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिसमिनेट इंफॉर्मेशन टू द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और गवर्नमेंट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। तो भैया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नोडल एजेंसी, जिसका काम क्या है कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी या प्रोग्राम्स की इंफॉर्मेशन है उसको कहीं ना कहीं डिसमिनेट करना, यानी कि आगे लोगों तक पहुंचाने का काम PIB करता है। गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट के प्रोग्राम, इसीलिए कहा जाता है कि बेसिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी स्कीम्स और पॉलिसीज की जानकारी सरकारी जो होती है वो दी जाती है। set up as a temporary cell under the British government in 1919। 1919 में उसको एज अ टेम्परेरी सेल के तौर पर बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में कि भैया आपको जानकारी पहुंचानी है वगैरह वगैरह। 1923 में इसको परमानेंट कर दिया गया था। इट वाज मेड परमानेंट इन 1923। तो इन द सेम मैनर 2023 में इसको 100 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखें इट एक्वायर्ड इट्स प्रेजेंट नेम। अच्छा, इसका पहले नाम जो था वो था ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन, है ना। इसका पुराना नाम क्या था, ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन। इसका जो नया नाम है वो इसको 1946 में मिला है ना। एंड बिकेम अ डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आफ्टर 1947। 1946 में इसको PIB वाला नाम मिला, और 1947 के बाद ये क्या हुआ, PIB एक डिपार्टमेंट बन गया।
है ना, डिपार्टमेंट बन गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब इसके क्या है कॉम्पोजिशन, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फंक्शन क्या है, एज अ इंटरफेयर्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मीडिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ से निकल करके आती है आम जनता के लिए, पीआईबी से निकल करके आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस क्या है? ठीक है, इसके असल में 24th बैच की जो ट्रेनिंग पूरी हो गई है, तो खैर इसका देख लेते हैं क्या ये 2014 में बनाया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन। हम लोगों ने भी ऊपर देखा था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस और पेंशन अंडर में कौन सी एक और बॉडी हमारे देश में, है ना, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए। ठीक है, तो 2014 में इसको बनाया गया था, किसको, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस को। इसकी गवर्निंग बॉडी क्या है, हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है देश का, कैबिनेट सेक्रेटरी, वो इसको हेड करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंप्रूव गवर्नेंस, पॉलिसी रिफॉर्म्स, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड टेक्नोक्रेट्स ऑफ इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज। Function as a national repository of information on best practices, initiative and methodologies that promote good governance। भैया नाम से ही पता चल रहा है ना, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, यानी कि कौन, बड़े बड़े सिविल सर्वेंट्स, टेक्नोक्रेट्स, अपने देश के और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के जो हमारे मित्र देश हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मालदीवियन सिविल सर्वेंट का बैच कंप्लीट करवाया गया है ना। तो ये सारी चीजें हैं वहां पे, तो इनको ट्रेन किया जाता है, इनको पढ़ाया समझाया सिखाया जाता है। ठीक है, और एक तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, ये एक तरीके से रिपोजिटरी का काम करता है। सारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं पूरे देश दुनिया भर में चल रही हैं गवर्नेंस को लेकर के, कि अच्छा ये काम सबसे बेहतर तरीके से कहाँ हो रहा है, अच्छा लाइसेंस बनना है तो लाइसेंस बनने का काम सबसे बेहतर किस देश में होता है ना। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिसेस हर फील्ड की अडॉप्ट करके जो है अपने पास एज अ रिपोजिटरी रखने का काम भी इसका है। अगली बॉडी है आपकी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसको हम बोलते हैं एनआईए। ये भी आपकी एक सेंट्रल बॉडी है जो कि 2008 में बनी थी एनआईए एक्ट के अंडर में। कब? 26/11 के आतंकी हमले के बाद, जो कि ताज होटल मुंबई पे हुआ था और बाकी जगहों पे भी हुआ था। इट इज अ फेडरल काउंटर टेरर एजेंसी। ठीक है, फेडरल काउंटर टेरर एजेंसी दैट कैन टेक सुओ मोटू कॉग्निजेंस ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। अब कॉग्निजेंस मैंने आपको ऊपर बताया था, कॉग्निजेंस का हिंदी में मतलब क्या होता है, संज्ञान लेना, है ना। हमने संज्ञान में ले लिया अपने। तो ये एक फेडरल काउंटर टेरर ग्रुप है जिसका मेन पर्पस है टेररिज्म को रोकना, और ये सुओ मोटू यानी कि खुद से संज्ञान ले सकता है किसी भी आतंकवादी गतिविधि के ऊपर जो कि भारत में कहीं भी हो रही है। ठीक है, एनआईए एक्ट अमेंड किया गया तो 2019 में, इसमें एनआईए को एम्पावर किया गया है ना, टू इन्वेस्टिगेट शेड्यूल्ड ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड डोमेस्टिक लॉस ऑफ अदर कंट्री। यानी कि जिन क्राइम्स को लेकर के आपको इंडिया में इन्वेस्टिगेशन की अथॉरिटी है, वही क्राइम वही क्राइम अगर बाहर हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको लेकर के भी आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो अगर कहीं ना कहीं इंडिया इन्वॉल्व है उसमें। लेकिन बाहर इन्वेस्टिगेट करते हो ये नहीं कि आप कुछ भी करने लग जाओ, आपको इंटरनेशनल ट्रीटीज और जो डोमेस्टिक लॉस है उस कंट्री के जहां पे आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो उनको ध्यान में रखते हुए काम करना है। ठीक है, Act 2019 also empowered the center to designate session court and special court for एनआईए trials। तो भैया एनआईए मतलब आपको पता है कि कोई आम केस तो देख नहीं रहा है, कोई नॉर्मल केस तो देख नहीं रहा है, आतंकवादियों से रिलेटेड केसेस को देख रहा है, टेरर एक्टिविटी से रिलेटेड केसों को देख रहा है। तो भैया जब भी ऐसे कोई केसेस होंगे तो ये गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी सेशन कोर्ट को, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है सेशन कोर्ट, उसको स्पेशल कोर्ट बता दे, वहां पे स्पेशली एनआईए का ट्रायल करवा दे फास्ट ट्रैक करा करके, ताकि जल्दी से जल्दी कन्विक्शन वगैरह हो जाए, है ना। तो आई होप ये भी न्यूज आपको क्लियर है। आखिरी ये कैबिनेट सेक्रेटरी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो थोड़ा सबसे बड़ी पोस्ट होती है, एक सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है पूरी फ्रेटर्निटी का। तो अभी हाल में जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। अपॉइंट कौन करता है कैबिनेट सेक्रेटरी को, मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे सारे बड़े अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जिसको पीएम हेड करते हैं। ठीक है, ऑन सीनियोरिटी कम मेरिट बेसिस, यानी कि खाली सीनियोरिटी नहीं कि अगर आप 21 साल 22 साल की उम्र में आईएएस बन गए तो आप मरते मरते मतलब रिटायर होते होते कैबिनेट सेक्रेटरी बन ही जाओगे। सीनियोरिटी अकेला पैरामीटर नहीं है, सीनियोरिटी प्लस मेरिट दोनों ही देखी जाएंगी तब आप बन पाओगे। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स 1961 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो दूसरे रूल्स हैं 1961 के, एक एलोकेशन ऑफ बिजनेस, एक ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। सीएस इज द हेड ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड, जो एक सिविल सर्विसेज का बोर्ड है उसका हेड भी कौन होता है, हमारा
कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। आई होप चैप्टर 7 आपको क्लियर है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है किसी भी तरीके का। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करके पूछ सकते हो। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे कहाँ पे, मिशन कर्मयोगी के साथ। मिशन कर्मयोगी मुझे नहीं पता कि आप लोग कितनी बार पढ़ चुके होंगे, है ना कहीं सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है और बार बार घूम फिर के किन्हीं ना किन्हीं कारणों से जब से ये बना है तब से न्यूज में आ ही जाता है। ठीक है, तो बेसिकली मिशन कर्मयोगी क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग एम्स एट अ फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस with the right attitude, innovative, passional, professional, etc. Skills, technology enabled and knowledge aligned to the vision of the new India. तो बेसिकली बात क्या हो रही है कि हमें भविष्य के प्रति जो सजग हो, जिसके अंदर एक राइट एटीट्यूड हो, ऐसे सिविल सर्विसेज को तैयार करना है जो इनोवेटिव हो, अपनी अप्रोच में प्रोफेशनल हो, उसके पास टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हो, एआई, मशीन लर्निंग, इन सब चीजों को लेकर के अवेयर हो, क्योंकि यही फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है ना। और जो नए भारत का न्यू इंडिया का विजन है उसके साथ उसकी नॉलेज अलाइंड हो, है ना। ये पूरा इसका मोटिव है जो कि आपसे प्रीलिम्स में किसी भी तरीके से नहीं पूछा जाएगा। मेंस में, आंसर राइटिंग में, एथिक्स में, ऐसे में आप इसको बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब के ये इसके न्यू फीचर्स क्या हैं जो मिशन कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पे रखे गए हैं। माई आई गॉट, ठीक है, डिलीवर्स टारगेटेड ट्रेनिंग कोर्सेस ऑफ इंडिविजुअल ऑफिसर्स। तो ये माई आई गॉट का मोटिव क्या है कि ये जो है जो टारगेटेड ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, भाई हो सकता है किसी इंडिविजुअल ऑफिसर की रिक्वायरमेंट कुछ और हो, किसी इंडिविजुअल ऑफिसर का स्किल सेट कुछ और हो, तो अलग अलग ऑफिसर के स्किल सेट के हिसाब से उनको टारगेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी कि भैया आपको इस ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको इस ट्रेनिंग की जरूरत है, वो यहाँ पे किया जाएगा। ब्लेंडेड प्रोग्राम्स, वही सारी चीजें हैं कि ऑफलाइन ऑनलाइन को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, ब्लेंड कर दिया जाएगा, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। विकास, विकास का फुल फॉर्म क्या है, वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्म योगी एडवांस्ड सपोर्ट। अब यूपीएससी की आदत वैसे नहीं है फुल फॉर्म पूछने की, है ना, एब्रिविएशंस पूछने की, बट देन टू यू मस्ट रिमेंबर कि विकास का फुल फॉर्म क्या है, वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्म योगी एडवांस सपोर्ट। न्यू ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, क्यूरेटेड प्रोग्राम्स, 12 डोमेन स्पेसिफिक कैपेसिटी बिल्डिंग ई लर्निंग कोर्सेज। तो बेसिकली इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना पता हो, है ना, या कोई ऐसा हो जो बहुत ज्यादा समझाना पड़े। कुल मिलाकर के नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च करना है जो पर्सनली क्यूरेट किए गए हो, किसी की नीड को देखते हुए टारगेटेड डिलीवरी की जाए, ब्लेंडेड प्रोग्राम, तो यही सब इसका मोटिव है पूरा। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इशूड रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ अवार्ड by government servants from private bodies and institute in accordance with the rule 14 of central civil services rule 1964। तो जो आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, वो अगर किसी प्राइवेट बॉडी से या किसी इंस्टीट्यूट से कोई अवार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना, तो वो ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, उनको कुछ रूल्स को ध्यान में रखना होता है। कौन से रूल्स को, सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स, कंडक्ट रूल्स 1964 के तहत ही वो जो है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली इन रूल्स का ओवरऑल काम क्या होता है, ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनके कंडक्ट को गवर्न करता है इंडिया के अंदर। आई होप चीज क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ और चीजें दी हुई हैं। गुड गवर्नेंस डे, भाई 2014 के बाद से 25 दिसंबर जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, उस दिन को 25 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाते हैं। टू प्रमोट सिटीजन सेंट्रिक, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस एंड इंप्रूव सर्विस डिलीवरी। 6 पिलर क्या है मिशन कर्मयोगी के, पॉलिसी फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क। अब देखिए ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर की चीजें नहीं है, ये खाली 6 पिलर्स के आप नाम ध्यान रख लीजिए, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर देंगे अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया प्रीलिम्स में। और मेंस में तो मानिए आपको फिर इसके अंदर की भी चीजें पढ़नी होंगी आंसर राइटिंग, बेहतर आंसर राइटिंग के लिए, वो अलग का मुद्दा है। अब आते हैं कर्मयोगी प्रारंभ के ऊपर। कर्मयोगी प्रारंभ क्या है, इट इज एन ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन। The program aims to provide all the necessary detail related to government policies for newly appointees recruited through Rozgar Mela, है ना। It includes a set of 8 courses curated to help all Rozgar Mela appointee एम्बिट ऑफ मिशन कर्मयोगी। तो बेसिकली होता क्या है कि आपको पता होगा कि हमारे देश में कई बार रोजगार मेले लगाए जाते हैं जहाँ पे लोगों को अपॉइंट किया जाता है, मास लेवल पे जो एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। तो कई बार गवर्नमेंट भी रोजगार मेले में सरकारी नौकरी भी देने का काम करती है या कुछ भी हो इस तरीके का। तो भाई जो रोजगार मेला से आकर के जिसको अपॉइंट किया गया तो उसको ट्रेनिंग करने के लिए, उसको ट्रेन करने के लिए
है ना, उसको सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन देने के लिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में अवेयर कराने के लिए क्या लाया गया है, कर्मयोगी प्रारंभ लाया गया। इसमें 8 कोर्स हैं जो कि रोजगार मेले अपॉइंटीज को दिए जाएंगे और ये मिशन कर्मयोगी के अंडर में ही आपका आता है। आई होप ये न्यूज क्लियर है आपको, कोई बहुत खास बात इसमें थी नहीं, 2-3 पॉइंट इसमें प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट थे। अब आरटीआई पढ़ने से पहले लेट मी हैव सम वाटर, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो हम लोग आते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर। भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता है कि सूचना का अधिकार सन 2005 में जो आया था, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूज में क्यों है क्यों नहीं इसको आप छोड़ दीजिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अबाउट पे आते हैं सीधे आरटीआई के, जो इसका स्टैटिक पोर्शन है। RTI means that any Indian citizen can request any information which is supposed to be public knowledge from offices and departments of state and central government। तो कोई भी ऐसी सरकारी जानकारी जो कि पब्लिक के पास होनी चाहिए, वैसे किसी भी जानकारी को कोई भी भारत का सिटीजन, है ना, किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से मांग सकता है आरटीआई के बारे में। नोडल एजेंसी कौन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन, ठीक है। इसके अंडर में जो है कहीं ना कहीं ये आरटीआई वाला काम होता है पूरा। की प्रोविजंस क्या है आरटीआई एक्ट के, सेक्शन 2H वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है पब्लिक अथॉरिटी मींस एनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय और अदर बाय एनी अदर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर by notification issued or made or order made by appropriate government and includes any body owned, controlled and substantially financed non-government organization substantially financed directly or indirectly by funds provided by the appropriate government। तो बेसिकली ये बता रहे हैं यहाँ पे कि पब्लिक अथॉरिटी में हमारी कौन कौन सी बॉडीज आती हैं। नंबर 1 पे तो कोई भी ऐसी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में बनाई गई है। दूसरी, संविधान नहीं तो किसी भी नॉर्मल कानून जो कि केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने पारित किया हो, पार्लियामेंट ने या स्टेट असेंबली ने, तो उसके अंडर में भी अगर कोई आपकी ये आती है तो वो भी इसमें कोई अगर अथॉरिटी बनती है तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी कहलाएगी। इसके अलावा कोई भी सरकार ने कोई आदेश निकाल करके, कोई नोटिफिकेशन निकाल करके कोई ऐसी अथॉरिटी बनाई है तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी कहलाएगी। या फिर कोई ऐसी बॉडी जो कि गवर्नमेंट उसको ओन करती है फुली या पार्शली या कंट्रोल करती है या फिर सब्सटेंशियली फाइनेंस करती है, पैसा देती है, तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी कहलाएगी। कोई ऐसा एनजीओ जो डायरेक्टली या डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है तो वो भी क्या कहलाएगा, पब्लिक अथॉरिटी कहलाएगा, है ना। अब ये पब्लिक अथॉरिटी इंपॉर्टेंट क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। अब सेक्शन 6(1) क्या कहता है, अ पर्सन हु डिजायर्स टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन शैल मेक अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस टू द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पीआईओ। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप राइटिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू किसके पास भेजोगे, सीपीआईओ के पास या फिर एसपीआईओ के पास, यानी कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। सेक्शन 7 क्या बताता है, फिक्सेस द टाइम लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन बाय द पीआईओज। भैया एक टाइम लिमिट फिक्स किया गया सेक्शन 7 के अंडर में, जिसके तहत आपको जानकारी देनी है, आपको यानी कि पीआईओ को जानकारी देनी है, किसे, जिसने भी जानकारी रिक्वेस्ट करी है। सेक्शन 8 क्या है, एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर और इंफॉर्मेशन। सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सेक्शन 8 में कुछ चीजें बता दी गई कि अच्छा ये चीजें हैं, तुम आपको छूट दे रहे हैं, आपको ये जानकारी पब्लिक में साझा नहीं करनी, अगर कोई पूछेगा तब भी नहीं करनी है। यानी कि सेक्शन 8 में वो इंफॉर्मेशन है जिसको कि गवर्नमेंट सीक्रेट रख सकती है, उसको पब्लिक को बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। यहीं पे सारा खेल हो जाता है। अब यहाँ पे एग्जम्पशन क्या है, Section 24 of the RTI Act says that this law is not applicable to the intelligence and security organization specified in the second schedule। अब ऑब्वियस सी बात है ना, कोई इंटेलिजेंस का काम कर रहा है, आप सीधे रॉ और आईबी का डेटा मांग लो तो उसका कोई तुक नहीं बनता है। However, information pertaining to allegations of corruption and human rights violation shall not be excluded। अब भैया रॉ, ये एनआईए या फिर आपका जो आईबी है, ये लोग क्या काम कर रहे हैं वो आप नहीं बता सकते, वो आप नहीं पूछ सकते, लेकिन हाँ अगर इनके ऊपर कोई इल्जाम है करप्शन का या फिर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का और उससे रिलेटेड कोई जानकारी मांगी गई है तो दे कैन नॉट रिमेन साइलेंट, दे हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्सक्लूडेड, What kind of information? Pertaining to allegations regarding corruption or human rights violation। The second schedule includes under its ambit institution like RAW, IBC, ERT, etc। वही बट ऑब्वियस चीज है। Other exemptions क्या है भाई, ऐसी कोई जानकारी
जो कि इंडिया की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो, या किसी फॉरेन स्टेट के साथ रिलेशन खराब कर दे, या कोई इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस करा दे, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, ये आपको देने का जरूरी नहीं है। यू आर नॉट लाइबल टू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन अल्टीमेटली लीड टू ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। उसके अलावा प्रोवाइडिंग एनी इंफॉर्मेशन विच कैन कॉन्स्टिट्यूट टू कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। भाई कोई ऐसी जानकारी जो कोर्ट ने देने को मना किया और आपने दे दी तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, तो वो भी जानकारी इसमें एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड यानी कि उसको देने की जरूरत नहीं है वेन एवर एनीवन आस्क्स अबाउट इट। ठीक है। ब्रीच ऑफ लेजिस्लेटिव प्रिविलेज, आप किसी लेजिस्लेटिव प्रिविलेज जो कि हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने इनिशियल वीडियोस में, उसको वायलेट करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन आगे नहीं पहुंचा सकते हो। ठीक है। रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, अब भैया अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने या फिर जो बाइडन ने आपसे इंफॉर्मेशन साझा करी मोदी जी से बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ कि हम रशिया के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, और यहाँ पे किसी रमेश, सुरेश, मुकेश ने आरटीआई फाइल करके मोदी जी से पूछा कि बताओ बताओ बाइडन ने क्या बताया था। अब मोदी जी ने बता दिया कि बाइडन उस पर हमला करने जा रहा है रशिया के ऊपर, तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है ना, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देने को भी मना किया गया है। ठीक है। अवेलेबल टू अ पर्सन इन हिज फ्यूडिशरी रिलेशनशिप अनलेस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वारंट्स डिस्क्लोजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन। अब मान लीजिए फ्यूडिशरी यानी कि ट्रस्ट का रिलेशनशिप है किसी के बीच में, और मान लीजिए ए ने बी को कोई इंफॉर्मेशन दी और बी से कहा अपने तक की रखना, किसी से आगे साझा मत करना, तो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी को बताए नहीं, चाहे आरटीआई फाइल हो चाहे जो फाइल हो। लेकिन अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि जुडिशरी ऐसा डिसाइड करती है कि जो बी के पास इंफॉर्मेशन है वो अगर पब्लिक हो जाएगी, तो पब्लिक का एक लार्जर इंटरेस्ट सर्व हो जाएगा। भले ही ए और बी का फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, बट अगर वो इंफॉर्मेशन पब्लिक हो गई तो पब्लिक का लार्जर इंटरेस्ट सर्व हो जाएगा, तो वहां पे इंफॉर्मेशन पब्लिक करने की प्रोविजंस हैं। दैट इंफॉर्मेशन नीड टू बी डिस्क्लोज्ड, सॉरी। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब आप किसी से आरटीआई करके कोका कोला से मांग लो कि भैया आपका फॉर्मूला क्या है कोका कोला बनाने का, है ना, तो ये जो ट्रेड सीक्रेट है या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या कोई कमर्शियल कॉन्फिडेंस है, वो सब चीजें आप नहीं डिस्क्लोज कर सकते हो आरटीआई के थ्रू। ठीक है। फिर वही बात है, लेकिन अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगेगा कि अगर ऐसे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होकर के लार्जर पब्लिक का इंटरेस्ट सर्व हो रहा है, तो ऐसा हो भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड एंडेंजर लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन। अब मान लीजिए किसी के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि अगर उसने पब्लिक कर दी तो किसी और की जान माल पे खतरा बनाएगा, तो ऐसी इंफॉर्मेशन भी इससे एग्जम्प्टेड है। इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, भाई कोई केस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसी केस को लेकर के आपने आरटीआई फाइल कर दी कि हमको जानकारी चाहिए, अब अगर वो जानकारी दे दी गई तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो जाएगी, तो ये भी जानकारी इसमें एक्सक्लूडेड रहती है। कैबिनेट पेपर्स, भाई मंत्रालय में क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा है, कैबिनेट पेपर जो होते हैं वो भी आपके एग्जेम्प्टेड रहते हैं। फिर किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियस सी बात है ना। अब आप आरटीआई फाइल करके पूछ लो कि होम मिनिस्टर दिन में कितने बजे नहाते हैं या कितने सुबह सो करके उठते हैं, तो ये कोई आरटीआई का मुद्दा नहीं है, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उनकी, ये पब्लिक करना जरूरी नहीं है। फिर सेक्शन 8(2) इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड अंडर सबसेक्शन 1 एंड ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 कैन बी डिस्क्लोज्ड इफ इन पब्लिक इंटरेस्ट। वही चीज है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट आउटवे करता है किसी के प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट को, तो वहां पे पब्लिक को जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा दी जाएगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, जो कि आरटीआई एक्ट के तहत बनाया गया था 2005 में। ठीक है। बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट कैसे होगा इसमें, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी बॉडी जो किसी एक्ट के द्वारा बनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। जैसे कि आपकी सीआईसी है ना, जैसे कि आपकी एनएचआरसी। बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी कंसिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम। तो यहाँ पे जो सीआईसी का जो चेयरपर्सन अपॉइंट हो रहा है वो कैसे अपॉइंट होगा, एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी, इसमें कौन होगा, पीएम होंगे प्लस एक उनका मंत्री होगा कोई, प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होगा, ये तीन लोग मिलकर के डिसाइड करके बता देंगे, तो प्रेसिडेंट उसको शपथ दिला देगा। टेन्योर क्या होगा, 3 साल या 65 साल जो पहले हो जाए। मान लीजिए कोई 61 साल की उम्र में अपॉइंट हुआ है, तो 3 साल उसके पूरे हो जाएंगे, जब वो 64 साल का होगा तो 64 साल में रिटायर हो जाएगा। कोई आदमी 63 साल में भर्ती हुआ है, भर्ती हुआ इन द सेंस सीआईसी बना है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना है, और वो 2 साल बाद ही 65 का हो जाएगा, तो उसका 1 साल का टेन्योर बचा है हालांकि, लेकिन तभी वो 65 में रिटायर हो जाएगा। कहने का मतलब है 3 years और 65 years ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर।
फिर कॉम्पोजिशन क्या होगा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे जिनको भाई ऐसे अपॉइंट किया जा रहा है, एंड नॉट मोर देन 10 आईसीज यानी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो मैक्सिमम 10 हो सकते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर, हो सकता है उससे कम भी रखे जाएं। फंक्शन क्या होंगे, पावर ऑफ, अच्छा ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। दीज पीपल आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, चाहे सीआईसी हो चाहे आईसी हो, ठीक है। फंक्शन क्या है, सिविल कोर्ट की पावर रहेगी, सम्मन करने के लिए, डॉक्यूमेंट मांगने के लिए वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आई होप आरटीआई आपको क्लियर हो गया है। अगला भैया क्या है, अगला है हमारा आधार। तो ये आधार हमारा न्यूज में क्यों है, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम मीटी बोलते हैं, ठीक है, has proposed rules to enable Aadhaar authentication by entities other than government ministries and departments for better delivery of services to the citizens। तो बेसिकली है क्या कि यहाँ पे इस समय क्या है कि जो ये आधार का ऑथेंटिकेशन होता है ना, जो आपका बायोमेट्रिक से होता है या ओटीपी से होता है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज को और डिपार्टमेंट्स को अलाउड है ना। तो इन्होंने प्रपोज किया है मीटी ने कि इनके अलावा और भी हम अगर बॉडीज को ये अलाउ कर दें, अगर हम इन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के अलावा बाकी के भी जो आपकी बॉडीज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अलाउ कर दे हम ये आधार ऑथेंटिकेशन, तो कहीं ना कहीं बेटर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो पाएगी सिटीजन्स को, ठीक है। अब यहाँ पे मोर न्यूज दिया हुआ है, एट प्रेजेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आर अलाउड टू अंडरटेक आधार ऑथेंटिकेशन अंडर 2020 रूल्स। It is allowed for purposes like in the interest of good governance, preventing leakage of public funds, enablement of innovation and spread of knowledge, ठीक है। बट ऑब्वियस सी बात है, entities such as banks and telecom companies were allowed to perform authentication if UIDAI was satisfied with the standards of privacy and security. Now it is proposed that any entity other than a ministry of department that desires to use the Aadhaar authentication needs to submit its proposal to concerned ministry or department at the central or state level। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि अभी तक खाली मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को अलाउड था, है ना, जो टेलीकॉम कंपनीज है उनको अलाउड था अगर वो प्राइवेसी के स्टैंडर्ड को और सिक्योरिटी को सेटिस्फाई करते हैं अकॉर्डिंग टू यूआईडीएआई, जो कि इनकी एक ऑफिशियल बॉडी है ना। पर अब यही प्रपोज किया गया कि बाकी के भी जो भी आपके मतलब लोग हैं अदर देन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, तो ये भी अपने प्रपोजल सबमिट करें सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो वहां पे जो है विचार किया जाएगा इसके ऊपर कि उनको अलाउ करना है कि नहीं करना है। की टेक्नोलॉजी फीचर्स, बायोमेट्रिक्स बेस्ड डी डुप्लीकेशन, बायोमेट्रिक सर्विस प्रोवाइडर प्रेजेंटली ऑपरेशनल use facial image as additional biometric attribute for deduplication along with 10 fingerprints and 2 iris। तो भैया आपकी आंखों की पुतलियां रिकॉर्ड होती हैं, 10 उंगलियां ऐड होती हैं और फेशियल इमेज भी एक एडिशनल बायोमेट्रिक के तौर पे यूज किया जाता है ताकि डीडुप्लीकेशन हो सके, है ना। भाई होगा क्या कि आपने मल्टीपल आधार बना दिए, फॉर एग्जाम्पल इनिशियली ऐसा बहुत हुआ था जब शुरुआती दौर पे आधार बनना शुरू हुए थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, भाई आपका फेस तो एक ही है ना, आपकी उंगलियां तो फिंगरप्रिंट तो आपके ही हैं, किसी और के तो हो नहीं जाएंगे। तो जब ये सारे बायोमेट्रिक एक साथ मैच कर दिए जाएंगे तो जहां पे भी मतलब एक सिमिलर डेटा दिखेगा कि अच्छा इन दो आधार का बायोमेट्रिक मैच हो रहा है, इन दो आधार का फेस मैच हो रहा है, इन दो आधार का आइरिस मैच हो रहा है, तो उनको डीडुप्लीकेशन किया जाएगा, उनको इरेज किया जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये एक फीचर है इसका। बायोमेट्रिक फ्रॉड डिटेक्शन, भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया अगर आप कोई झूठा बायोमेट्रिक बनाना चाहोगे कि आप जो है गमी फिंगर्स का यूज कर लो या नॉन ह्यूमन फिंगर्स का यूज कर लो, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाती हैं, डिटेक्ट हो जाती हैं आज की जो टेक्नोलॉजी है उसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे इस जजमेंट के बाद में देखेंगे, पहले की फीचर्स ऑफ आधार देख लेते हैं। एक ये 12 डिजिट का यूनिक नंबर होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये 12 डिजिट का है कि 10 डिजिट का है, मतलब स्पेसिफिकली ऐसा नहीं पूछा जाएगा बट एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, आधार इज एन 10 डिजिट यूनिक नंबर, है ना, तो ऐसा नहीं 12 डिजिट का यूनिक नंबर है। डज नॉट कैप्चर डिटेल्स लाइक कास्ट, रिलीजन, इनकम, हेल्थ, ज्योग्राफी एटसेट्रा, ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर है आधार इज मैंडेटरी फॉर रिसीविंग सब्सिडी और बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 7 एंड फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो दो जगह तो आधार देखिए बहुत मैंडेटरी है, पहला अगर आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी रिसीव करनी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको हम बोलते हैं, इफ यू वांट टू रिसीव सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट और अदर बेनिफिट्स from the government, then you have to provide Aadhaar, and for filing the income tax return you need an Aadhaar number, ठीक है। प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड आइडेंटिटी, भैया ये आपके एड्रेस का प्रूफ है आधार, आपकी आइडेंटिटी का भी प्रूफ है, बट आपकी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछ चुका है इस बात को,
ठीक है, कि आधार इज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, नहीं, आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे एक केएस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ आधार एक्ट की बात हुई थी। तो आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016, जिसको हम आसान भाषा में आधार एक्ट भी बोल देते हैं, was challenged before the apex court on the grounds that it was passed as a money bill, thereby circumventing the upper house of the parliament। तो ये जो आधार एक्ट था, इसको एज अ मनी बिल पास किया गया था। और मनी बिल आपको पता है क्या होता है, उसमें सारी की सारी पावर लोकसभा के पास होती है। वो पेश भी लोकसभा में हो सकता है ना, और राज्यसभा के पास बस 14 दिन के लिए जाएगा। अगर उसमें राज्यसभा इसको पास करता है तो ठीक है, नहीं करता तो भी इसको पास मान लिया जाएगा राज्यसभा से। यानी कि राज्यसभा को कोई पावर नहीं दी गई थी इस मामले में, है ना। तो जब इनको मनी बिल बना करके पेश किया तो राज्यसभा को सरकमेंट करके बिल पास कर दिया गया। इसीलिए इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे सवाल उठाते हुए लोगों ने केस फाइल किया था। तो केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट भाई साहब ने क्या बोला, दैट द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द आधार एक्ट वाज अफर्म्ड, कि हाँ भैया ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। द एक्ट वाज कंप्लीटली पास्ड बाय कॉम्पिटेंटली पास्ड बाय पार्लियामेंट इवन दो इट वाज पास्ड एज मनी बिल। भैया चाहे मनी बिल के तौर पे किया हो चाहे हनी बिल के तौर पे किया हो, बट किया तो पार्लियामेंट ने ही है। एक्ट डज नॉट वॉयलेट द फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर 14, 15, 19, 21। भाई इन सारे आर्टिकल्स में जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनमें से किसी को वॉयलेट नहीं कर रहा है ना। और आधार को मैंडेटरी किया जाए सोशल वेलफेयर स्कीम को एक्सेस करने के लिए, बट इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन पीपल फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट्स और फॉर मोबाइल एंड इंटरनेट कनेक्शन। पहले आपको याद हो कि एक जमाने में आपको आधार के बिना आपको मोबाइल का सिम भी नहीं मिलता था, इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं मिलता था। एक टाइम पे ऐसा टाइम आ चुका था, बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी आधार चाहिए। तो अब वो सब कंपलसरी नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है। आप प्रोवाइड करोगे तो अपनी इच्छा से प्रोवाइड कर सकते हो। आप एक फॉर्म लिखा रहता है, डू यू विश टू प्रोवाइड योर आधार नंबर, इस तरीके की चीजें रहती है वहां पे। बाकी इसके लिए मैंडेटरी नहीं, मैंडेटरी कहाँ पे, सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए है। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीएआई के बारे में बताया गया। ये भी एक आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ये कहाँ बनी है, आधार एक्ट 2016 के अंडर में बनी है। और किसके अंडर में काम करती है, मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। टू इशू, इसका फंक्शन क्या है, टू इशू यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूआईडी नंबर जिसको हम बोलते हैं, आधार नंबर जिसको हम बोलते हैं, वो ये इशू करता है। बाकी जो सारे पॉइंट्स हैं इसमें कोई बहुत खास बात नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई इसमें सवाल बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। अगली न्यूज क्या है, रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। तो भैया ये जब से पबजी वाला टाइम आया था एक जमाने में, है ना, तो तब से जो है बहुत ज्यादा ये ऑनलाइन गेमिंग का एक तरीके से फैशन आगे बढ़ गया है। टूर्नामेंट्स वगैरह हो रहे हैं, मल्टीपल गेम्स हो रहे हैं, मल्टीपल क्राइम्स हो रहे हैं, है ना, कहीं ना कहीं लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग प्रोवोक कर रहे हैं लोगों को, मतलब बहुत तरह तरह की चीजें क्रिएट हो गई हैं ऑनलाइन गेमिंग के इर्द गिर्द। एक अलग से एटमोस्फियर इकोसिस्टम बन गया है इन लोगों का, है ना। तो उसको रेगुलेशन के लिए कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे लाई गई हैं। क्या है भैया, मीटी अगेन इन द न्यूज हैज अमेंडेड द आईटी रूल्स ऑफ 2021। अब ये आईटी रूल्स कौन से, इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। हम लोगों ने इसको कहाँ पढ़ा है, अभी पहले थोड़े टाइम पहले ही, है ना, एक दो क्लास पहले ही पढ़ा है हमने इसको, इस वाले आईटी रूल्स को। कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए। ठीक है। तो इन सारे रूल्स को जो है मतलब अमेंड किया गया है। The aim is to enforce greater due diligence by online gaming and social media intermediaries in respect of online games and fake or false misleading information related to government business। तो बेसिकली जो ऑनलाइन गेमिंग है या फिर सोशल मीडिया के जो इंटरमीडियरीज हैं, है ना, तो इन सबको कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की बात करी गई है। इन सबको प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करने की बात करी गई है कि आप कोई फॉल्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ना फैलाएं गवर्नमेंट के बारे में और भी किसी चीज के बारे में। The rules and amendments to IT rules 2021 have been brought under the section 87 of IT Act 2000। IT rules 2021 were brought out for regulating social media intermediaries। इनिशियली जो ये रूल्स लाए गए थे वो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को ही रेगुलेट करने के लिए लाए गए थे। अब यहाँ पे एक टर्म आया ऑनलाइन गेम्स। तो आपको पता है कि जो इंटरनेट के ऊपर आप गेम खेलते हैं उसको हम ऑनलाइन गेम बोलते हैं। भाई पहले के टाइम पे क्या होता था, गेम्स ऑफलाइन होते थे। आप लेके आए एक जो आपको, अगर किसी को पीसी वाले जमाने याद हो, जब वो पीसी का नया नया फैशन चला था, है ना, तो उसमें क्या होता था कि गेम की सीडीज आती थी। वो गेम की सीडी आप लेकर के आइए, फिर उसको अपने कंप्यूटर में लगाइए, सीपीयू में इंसर्ट करिए, फिर उसको इंस्टॉल करिए अपने पीसी पे, है ना, और फिर आप खेलिए। तो वो एक ऑफलाइन गेम्स थे। अब क्या है, आपको एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ऑनलाइन गेम्स के लिए। ऑनलाइन गेम खेलने के लिए क्या चाहिए, एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। मींस एनी इंटरमीडियरी दैट एनेबल्स द यूजर। अब यहाँ पे तो ऑनलाइन गेम हो गया, अब यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी की बात की गई है, ओजीआई, है ना, ओजी।
means any intermediary that enables the user of its computer resource to access one or more online games। अब जैसे जो गेमिंग कंपनीज हैं, जैसे क्राफ्टन हो गया, टेंसेंट हो गया पबजी वाला, या और भी जैसे ई स्पोर्ट्स है वगैरह, ये सब चीजें जो है क्या है, ये लोग ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी हैं, ठीक है, जो आपको गेम्स प्रोवाइड करवाते हैं। इनका रोल क्या है भैया इस एक्ट के तहत? to make a reasonable effort to not host, publish or share any online game that can cause the user harm or that has not been verified as permissible online game by the online gaming self-regulatory body designated by central government। तो बेसिकली गेमिंग इंटरमीडियरी का काम क्या है कि कोई भी ऐसा गेम होस्ट ना करे, पब्लिश ना करे, शेयर ना करे जो कि हार्म कॉज करेगा किसको, यूजर को, या फिर कोई ऐसा गेम जिसको अभी तक परमिसेबल नहीं बताया है। किसने नहीं बताया है? ऑनलाइन गेमिंग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ने। अब ये क्या है? ऑनलाइन गेमिंग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो कि डेजिग्नेट की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो ये बताती है कि भाई ये फला फला गेम परमिसेबल है, ये फला फला गेम परमिसेबल नहीं है। कुल मिलाकर के जिस्ट ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, और एक गेमिंग इंडस्ट्री है पूरी। तो गेमिंग इंडस्ट्री में से ही कोई किसी बॉडी को उठा करके एक बॉडी डेजिग्नेट कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसको क्या बोला जाएगा? सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। भाई सेल्फ रेगुलेटरी है ना, तो गेमिंग इंडस्ट्री की होगी, है ना। और इसका काम क्या होगा? ये सारे गेम्स को चेक करेगी और बताएगी ये परमिसेबल है, ये परमिसेबल है, ये परमिसेबल नहीं है, ये है, ये है, ये नहीं है। इस तरीके की चीजें यहाँ पे दिखेंगी। No advertisement or surrogate advertisement in promotion of an online game that is not permissible online game is hosted on its platform। भैया जो गेम परमिसेबल नहीं है ना, तो उसका कोई एडवर्टीजमेंट डायरेक्टली होगा, ना ही सरोगेट तरीके से होगा। सरोगेट तरीके से क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि टीवर्क एक बियर बनाने की कंपनी है, तो आप डायरेक्टली बियर का ऐड नहीं कर सकते हैं, तो वो सोडा का ऐड करेंगे, है ना। लेकिन सबको पता है कि टीवर्क किस लिए फेमस है, तो एक वो सरोगेट ऐड होता है कि आप अपना जो मेन प्रोडक्ट है उसे हट करके एक छोटा, एक तरीके से एक प्रॉक्सी या डमी प्रोडक्ट बनाओ और उसको एडवर्टाइज करो, ताकि आपकी कंपनी का नाम एडवर्टाइज हो, और फिर आपकी कंपनी के नाम से जो मेन प्रोडक्ट एसोसिएटेड है लोग उसकी तरफ जाएं, है ना। तो ये सरोगेट एडवर्टीजमेंट होता है, ये तो ये भी अलाउड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर एडिशनल ऑब्लिगेशंस टू ओजीआई, ओजीआई यानी कि ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी, द डिस्प्लेइंग ऑफ मार्क ऑफ वेरिफिकेशन बाय द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ऑन सच गेम्स। भाई अगर कोई गेम आपका परमिसेबल बता दिया गया है, तो उसके ऊपर एक तरीके से वेरिफिकेशन मार्क आप डालिए कुछ, ठीक है। अपने यूजर्स को अपनी पॉलिसी के बारे में बताइए, विड्रॉल और रिफंड की। भैया बहुत सारे गेम में पैसा ऐसा भी लगता है, तो पैसे के रिफंड और विड्रॉल के बारे में क्या भैया आपकी पॉलिसी है, ये उसको बताइए। केवाईसी लीजिए यूजर्स की अपने, है ना, बिना ऐसे आप किसी को भी मतलब मत वो कर लीजिए। उसके बाद नॉट गिविंग क्रेडिट और एनेबलिंग फाइनेंसिंग टू थर्ड पार्टीज बाय थर्ड पार्टीज टू द यूजर। अब ये मतलब बहुत ही एक नया तरीका ये डेवलप हुआ है आज के टाइम में। क्या होता है कि मान लीजिए ये एक गेम है एबीसी, है ना, एबीसी गेम है, इसमें आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए 10,000 रुपए जमा करने, मान लीजिए, और आप है सुरेश, है ना, आपके पास 10,000 रुपए नहीं है। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे तो उस पे मतलब आप चेकआउट करेंगे ना इसको कि हाँ भैया ये पैसा देना मतलब कितना, क्या कितने का है, क्या क्या फीचर्स हैं, तो भैया इनको पता चल गया कि आप कहीं ना कहीं जो है हमारे पेमेंट वाले मोड में इंटरेस्टेड हो। तो इन्होंने एक प्रॉक्सी कंपनी शुरू करी, या इन्होंने एक कंपनी के साथ टाई अप किया जिसका नाम था XYZ, जो कि लोन देने का काम करती थी, है ना, और उसको कहा कि तुम इस इंसान को टारगेट करो, है ना। तो ये जो है फिर इसको टारगेट कर रहा है कि देखो हमारे पास 10,000 रुपए का लोन अवेलेबल है, आप चाहे तो ले सकते हो। तो सूर्य सोचेगा अरे मुझे 10,000 रुपए तो चाहिए थे, चलो ले लेते हैं इनसे। तो ये सारे काम नहीं करने हैं। नॉट गिविंग क्रेडिट, खुद तो देना ही नहीं है, और एनेबलिंग फाइनेंसिंग बाय थर्ड पार्टीज टू द यूजर, ये काम नहीं करना है किसी भी ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी को। अब हो सकता है मल्टीपल एसआरबीज भी हो, भाई जरूरी नहीं कि एक ही यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है ना। ऑनलाइन गेमिंग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी या फिर बॉडीज डेजिग्नेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एक से ज्यादा बॉडीज भी डेजिग्नेट हो सकती हैं। द मीटिंग में नोटिफाई मल्टीपल एसआरबीज फॉर द पर्पज ऑफ वेरीफाइंग एन ऑनलाइन गेम। ऑनलाइन गेम्स को वेरीफाई करने के लिए एक से ज्यादा एसआरबी भी आपकी डेजिग्नेट हो सकती हैं। एंड एसआरबी शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब एसआरबी बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि आपकी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन 8 जो है ना कंपनीज एक्ट का, उसमें नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनियां, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज जो है आपकी कहीं ना कहीं रजिस्टर होते हैं, जिनका बेसिक काम समाज की सेवा करना होता है या कोई और चैरिटेबल पर्पस होता है, उनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है ना। तो इनको काफी सारा एग्जम्पशन मिलता है टैक्स वगैरह से, इसलिए इनको सेक्शन 8 कंपनीज बोला जाता है। तो सेक्शन 8 कंपनी होनी चाहिए पहली बात तो आपकी। दूसरी बात, आप एक रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के, यानी कि आप ऐसा नहीं है कि आप जो है एक तरीके से
किसी और इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, आप रियल एस्टेट की कोई कंपनी और आपने आके गेमिंग इंडस्ट्री में अपनी बॉडी बना दी, ऐसा नहीं है। आप एक रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की, प्रमोटिंग ऑनलाइन गेम्स इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर, इनकॉर्पोरेट्स प्रोविजंस रिलेटेड टू ग्रीवियंस रिड्यूसर, आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग। तो बेसिकली आपको ग्रीवियंस रिड्यूसल का मैकेनिज्म डेवलप करना होगा अपने यहाँ। आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल यानी कि हम गेमिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, बट हमारा कोई खुद का प्रॉफिट मोटिव नहीं है, हम उससे एक आर्म लेंथ का डिस्टेंस बना करके रखेंगे। डिस्क्लोजर और रिपोर्टिंग वगैरह सब करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है, इस तरीके की चीजें। फिर आपका अथॉरिटी क्या है, सब वही वाली बात, इसमें और कुछ नहीं लिखा हुआ है, बहुत खास बात नहीं है। प्रोहिबिशन, ऑनलाइन गेम्स दैट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ गैम्बलिंग इंक्लूडिंग एड्स विल बी प्रोहिबिटेड, कि भैया कोई भी अगर ऐसा गेम है जिसमें कोई भी गैम्बलिंग जुआ हुआ टाइप की चीजें ऐड हैं अगर, तो उसको प्रोहिबिट किया जाएगा। फिर अगला क्या है आपका, अगला है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। Recent findings suggest that the pendency in the Consumer Commission has shown a declining trend। ठीक है, तो कंज्यूमर कमीशन में जो भी आपके केस चल रहे हैं तो उसमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमको देखने को मिला है, इस वजह से न्यूज में है आपका। अब कंज्यूमर कौन होता है? अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बायज एनी गुड्स और अवेल सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any scheme ऑफ डिफर्ड पेमेंट। तो भैया कंज्यूमर वो है जो आपकी कोई भी गुड या सर्विस को अवेल करता है ना, और उस सर्विस और गुड के बदले आपको पैसा देता है, या प्रॉमिस करता है कि आगे देगा, या फिर पार्टली दे देता है और पार्टली वादा कर देता है कि आगे दे देंगे, या फिर पूरा का पूरा डिफर्ड पेमेंट पे कि भैया ये आज किसका पेमेंट 2 साल बाद होगा, इस तरीके से कुछ स्कीम है। तो वो मतलब बेसिकली आपसे गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा है, बदले में कोई कंसिडरेशन आपको पे कर रहा है, तो वो आपका कंज्यूमर कहलाएगा। ठीक है, अब आज की डेट में ये सारी चीजें जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही ट्रांजेक्शन पे क्या होती हैं, अप्लाई होती हैं। However, any person who obtains goods or services for resale or commercial purpose is not treated as a consumer and it is outside the scope of CPA 2019। तो भैया कई बार ऐसा होता है ना कि आप रीसेल करने के लिए या कमर्शियल पर्पज के लिए कोई चीज ले रहे हो, तो वो आप फिर कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। मान लीजिए आपने 10 लैपटॉप खरीदे अपनी खुद की दुकान में रखने के लिए, तो आप कंज्यूमर नहीं हो वहां पे, ठीक है, क्योंकि आपने रीसेल पर्पज के लिए लिया है। मेजर्स टेकन टू प्रमोट कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया, इसके बाद हम ये देख लेते हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर एज गिवन बाय सीपीए। तो ये बहुत ही फेमस राइट्स हैं, हर कोई जानता है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज। ठीक है, ये सारे राइट्स इसके होते हैं। आपको बाय हार्ट ऑन द फिंगर टिप्स, पांच पांच उंगलियां, 5 राइट्स आपको एकदम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं इसको प्रमोट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन को। भाई पहली बात तो है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है। ठीक है, बनाई गई है बिल्कुल। फिर ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रूल्स आए हैं टू प्रोवाइड सिंपल, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्यूसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। तो भैया ये डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए तेजी के साथ कम पैसे में एक ये रूल्स लाए गए हैं। सीपीए 2019 एनविसाजेस 3 tier क्वाजी जुडिशियल मशीनरी एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। तो भाई ये भाई स्टेट कंज्यूमर फोरम, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, नेशनल कंज्यूमर फोरम, तो ये सारी बॉडीज बनाई गई हैं 3 tier क्वाजी जुडिशियल। क्वाजी यानी कि पार्शली जुडिशियल, पार्शली एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये एक पहला दूसरा इनिशिएटिव हो गया ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। तीसरा क्या है, कॉन्फोनेट प्रोजेक्ट। इट स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइजेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑफ कंज्यूमर फोरा इन अ कंट्री। It is implemented in the backdrop of CPA 1986. It aims to improve operational efficiency, coordination, accessibility, and speed in judicial administration, and to set information commission technology infrastructure at consumer redressal mechanism commission all over India। कोई बहुत खास बात नहीं है इसमें, बेसिकली बस कॉन्फो प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म देख लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए, क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस कॉन्फो प्रोजेक्ट के आगे नेक्स्ट टू निल है ना, बस इतना ही पूछ सकते हैं कि इट इज रिलेटेड टू, है ना, इतना ही आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अगला क्या है, इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस रिड्यूसल मैकेनिज्म इन ग्राम पोर्टल। अगेन यू हैव टू रिमेंबर द नेम, और ये किस चीज से एसोसिएटेड है ना, क्योंकि जैसे कॉन्फो नेट तो एक तरीके से एक बार को आप कॉन्फो से कॉन लेकर के कंज्यूमर तक जा सकते हो, है ना कहीं लिंक कर सकते हो कि कंज्यूमर से रिलेटेड है। बट इंग्राम, इंग्राम आपको कहीं भी लिंक नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से। तो ये है इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस रिड्यूसल मैकेनिज्म। It was developed under the aegis of the Department of Consumer Affairs to create awareness, advice, and redress consumer grievances, and act as a central registry for lodging consumer grievances। ठीक है, सिंपल सी बात है, बेसिकली वो अवेयरनेस फैलाने के लिए, एडवाइस करने के लिए, ग्रीवियंसेस वगैरह को करने के लिए, और एक तरीके से रजिस्ट्री के तौर पे काम करने के लिए कि जहाँ पे सारी ग्रीवियंसेस
आपकी लॉन्च हो सके, उसके लिए है। अगला है ई दाखिल पोर्टल। इट प्रोवाइड्स अ हेसल फ्री, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव फैसिलिटी टू कंज्यूमर्स अराउंड द कंट्री टू कन्वीनियंटली अप्रोच द रिलेवेंट कंज्यूमर फोरम, डिस्पेंसिंग द नीड टू ट्रैवल एंड बी प्रेजेंट एंड बी फिजिकली प्रेजेंट। तो ई दाखिल आपको नाम से लग रहा है, दाखिल कर दिया आपने ई तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, है ना। तो आपने ऑनलाइन ही जो अपनी जो है एक तरीके से कंप्लेन दाखिल कर दी, उसके लिए ई दाखिल पोर्टल। तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाली न्यूज भी कंप्लीट होती है, और हम लोग धीरे धीरे अब अपने आखिरी की तरफ बढ़ रहे हैं। दो बड़ी न्यूज और फिर दो तीन चार छोटी छोटी न्यूज बची हुई हैं बस, जिनको हम लोग को कवर करना है। फिर हम लोग का ये पीटी 365 पॉलिटी का फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। हाईलाइटेड पीडीएफ मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं, है ना। एक बहुत ही एक लैंडमार्क चीज यूपीएससी से रिलेटेड हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलने वाली है बहुत ही जल्द। तो सब्सक्राइब करके यहाँ पे रुके रहिए, आपको वीडियो देख के जाना नहीं है। पहली बात तो अभी बाकी की सारी पीटीज ही कवर करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। उसके अलावा भी बहुत सारी एन नंबर ऑफ थिंग्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड स्टे हियर। तो अगली न्यूज है भैया, गाइडलाइंस फॉर सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स एंड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स। तो ये जो आजकल इंस्टा इन्फ्लुएंसर का जमाना चला है, तो उनके लिए भी कुछ गाइडलाइंस आई हैं। क्या गाइडलाइंस है? द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया हैज रिलीज द कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर इन्फ्लुएंसर एडवर्टाइजिंग इन डिजिटल मीडिया। तो एक ये बॉडी है जिसका नाम है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। इसने जो है इन सारे इन्फ्लुएंसर्स के लिए कुछ गाइडलाइन इशू करी हैं। These guidelines are an extension to the guidelines for prevention of misleading advertisement and endorsement for misleading advertisement 2022 वगैरह वगैरह। Department of Consumer Affair Ministry will actively monitor and enforce these guidelines. Influencers should found to be in violation of the new guidelines could face penalties under the Consumer Protection Act. तो आप सोचोगे कि ये इंस्टा इन्फ्लुएंसर सीधे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कहां से पहुंच गए। तो बेसिकली इंसान इन्फ्लुएंसर बनता क्यों है ना। एक तो होता है फेम कमाने के लिए, वो एक अलग चीज है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बट जो मेजोरिटी ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स, उनका मोटिव क्या होता है कि हम पहले फेमस हो जाएं, फिर हम डिफरेंट ब्रांड्स को एंडोर्स करेंगे, है ना, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मार्केट करेंगे, डिफरेंट एडवर्टीजमेंट डालेंगे अपने चैनल पे, और फिर लोग हमारे उससे जो है इंप्रेस होकर के सामान खरीदेंगे और हमको कंपनीज पैसा देंगी, है ना। लेकिन अब अल्टीमेटली जब कंज्यूमर्स इन्वॉल्व हो गए हैं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इन्वॉल्व होगा। आप कैसा एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, किस चीज का कर रहे हो, जो आप प्रॉमिस कर रहे हो वो आप डिलीवर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। अब आगे क्या है, गाइडलाइंस फॉर ऑल की प्रोविजंस क्या है इनके। डिस्क्लोजर all material connections such as monetary or other compensation free products between the advertiser and the influencer. It must be upfront and prominent so that it is not missed by an average consumer. Terms including advertisement, sponsored collaboration and paid promotion can be used, which must be indicated as a hashtag or headline text. तो बेसिकली जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है कि भैया क्या आपकी डील हुई है एडवर्टाइजर की जो है इन्फ्लुएंसर के साथ, है ना, क्या मतलब इन लोग की डील है, क्या प्रोडक्ट है, क्या फ्री में दिया जा रहा है, क्या फ्री में नहीं दिया जा रहा है, मतलब होता है ना एक आगे स्टार बना देते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो भैया जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये अपफ्रंट बताइए आप, और अपफ्रंट ऐसा कि मतलब एक एवरेज कंज्यूमर अगर देखे तो उसको समझ में आ जाए कि हाँ इसका ये मतलब है ना। ये नहीं कि आपने बोला कि आइए 5 रुपए में सारा सामान मिल रहा है, और फिर जब अंडर क्लिक किया तो 5 रुपए में तो खाली वो स्टार्टिंग फीस, उसके बाद आपको 5,000 रुपए और पे करने हैं। इस तरीके की जो चीजें हैं तो आपको बहुत क्लियरली मेंशन करना है वहां पे, है ना। उसके बाद ड्यू डिलीजेंस, अच्छा ये गाइडलाइन सबके लिए है, ठीक है। ड्यू डिलीजेंस, एंडोर्सर्स आर एनकरेज टू कंडक्ट अ थॉरो रिव्यू। भैया आप एंडोर्स कर रहे हो किसी चीज को, बट आपने देखा ही नहीं कि वो है क्या, आपको बस बोला गया कि हम आपको 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप इसका ऐड कर दीजिए, आपने कर दिया। आप पहले देखिए तो क्या है, कैसा है, वो एक कंज्यूमर के लिए रिलेवेंट है कि नहीं है, मिसलीडिंग तो नहीं है, कोई इलीगल चीज तो नहीं है, फॉल्स क्लेम तो नहीं कर रहा है एडवर्टाइजर, तब आप उसको एंडोर्स करिए आगे, है ना। तो आप ड्यू डिलीजेंस आपको रखनी है। फिर फॉर हेल्थ इन्फ्लुएंसर, अब जो हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स हैं, है ना, उनके लिए क्या है, डिस्क्लोज सर्टिफिकेशन। एंडोर्सर्स मस्ट डिस्क्लोज दैट दे आर सर्टिफाइड हेल्थ फिटनेस एक्सपर्ट एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब ऐसे नहीं कि कोई भी जिम जा रहा है लगातार और जिम जा जा करके वो क्या बन गया, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन गया, एक्सपर्ट बन गया, नहीं। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप किसी भी इस तरीके की चीज को जो हेल्थ को इंपैक्ट कर रही है वो ऐसी किसी भी चीज को आप एंडोर्स कर पाओगे। डिस्क्लेमर, एंडोर्सर्स मस्ट एंश्योर that audience understand that their endorsement should not be seen as a substitute for a professional medical advice. Obviously, अब कह दिए कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इस चीज को सेवन करिए और एकदम बिल्कुल बढ़िया ही सब हो जाएगा, नहीं। आपको ये लगातार बताना है कि भैया ये जो हम प्रमोट कर रहे हैं ये एक तरीके से सप्लीमेंट है, ये एक सब्स्टिट्यूट नहीं है।
कि आप जो है मेडिकल एडवाइस को हटा करके हमारी बातें सुनने लग जाइए। तो ये हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स के लिए गाइडलाइन है। मतलब आप खुद ही देखिए सारी गाइडलाइन एक बेसिक सी है, अगर आप उसको नहीं पढ़ोगे और अगर क्वेश्चन फ्रेम हो गया तो लॉजिकली भी आपसे बता दो कि यहाँ ऐसा ही होता होगा ना। तो ये लॉजिकल रीजनिंग आपको अपने दिमाग में डेवलप करनी है, हर चीज को रट के कब तक जाओगे, है ना। रटना फैक्ट्स को होता है, जो ये तो मतलब एक कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। फॉर इन्फ्लुएंसर्स, registration can offer investment related advice with subject like banking, financial services and insurance only after registering with the SEBI। तो ये अगर आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस देनी है ना, आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह की एडवाइस दे रहे हो, तो आपको सेबी के पास रजिस्टर करना पड़ेगा। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंसर्स मस्ट आल्सो पोजेस एप्रोप्रिएट क्रेडेंशियल्स सच एज लाइसेंस फ्रॉम द IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो मतलब आप जिस तरीके का फाइनेंस को आप एंडोर्स कर रहे हो तो उससे रिलेटेड बॉडी का आपको सर्टिफिकेट या लाइसेंस चाहिए होगा, वो बात यहाँ पे लिखी गई है। अब यहाँ पे क्या एक और चीज है, वही प्रोहिबिट सरोगेट एडवर्टीजमेंट जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, है ना, कि भाई आप वही ट्यूबॉग वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर ये भी मेंशन किया है वो हो गया। फिर टारगेटिंग चिल्ड्रन, आप बच्चों को टारगेट करके कोई एडवर्टीजमेंट प्लान कर रहे हो या एंडोर्समेंट कर रहे हो तो वो आप नहीं कर सकते हो। और पेनाल्टी वगैरह क्या है इसमें, पेनाल्टी है सीसीपीए कैन इम्पोज अ पेनाल्टी अप टू ₹10 लाख ऑन द मैन्युफैक्चरर्स, एडवर्टाइजर्स एंड एंडोर्सर्स फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस अ पेनाल्टी कैन गो अप टू 50 lakhs। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको वो रट के रखना है, ठीक है। तो ये न्यूज भी हमारी यहाँ पे कवर होती है। अगली न्यूज क्या है भैया, अगली न्यूज है हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। इट रिकॉग्नाइजेस द, ये भैया 2006 का फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट इसको हम बोलते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, इट रिकॉग्नाइजेस द राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। भैया आप देखो फॉरेस्ट तो है, फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते हैं, है ना। अब जब वो एंशियंट टाइम से रहते आ रहे हैं, शुरुआती दौर से रहते आ रहे हैं, तो उनको निकाल तो दोगे नहीं, है ना। बाहर के लोग जाके नहीं बच सकते हैं, लेकिन जो ट्राइबल लोग वहां पे रह रहे हैं ऑलरेडी, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो फॉरेस्ट में घूमते फिरते रहते हैं, तो उनके कुछ राइट्स हैं, तो उन्हीं राइट्स को इंश्योर करने के लिए, उन्हीं को गवर्न करने के लिए आपका एक्ट लाया गया था 2006 में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, टाइप्स ऑफ राइट्स अंडर सेक्शन 3 ऑफ द FRA। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में दो तरीके के राइट्स दिए गए हैं, बल्कि तीन तरीके के, एक है इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट राइट। इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट क्या है, राइट टू होल्ड एंड लिव इन द फॉरेस्ट लैंड अंडर द इंडिविजुअल और कॉमन ऑक्यूपेशन फॉर हैबिटेशन और सेल्फ कल्टीवेशन फॉर लाइवलीहुड। कि भैया आपके पास अधिकार है कि आप जंगल की जमीन में रहो, अकेले रहो, कॉमन एक ऑक्यूपेशन रखो अपने आबादी के साथ मिल करके, और वहां पे सेल्फ कल्टीवेशन करो अपने लाइवलीहुड के लिए, वो आपको अलाउड है, ये आपका इंडिविजुअल राइट है वहां पे। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट क्या है, सीक्स टू रिस्टोर ऑल कस्टमरी एंड ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज। कि भैया कोई जंगल में आप पूजा करते थे, जंगल में कोई त्योहार मनाते थे, तो वो सारे कस्टमरी राइट जो है, पारंपरिक जो आपके अधिकार है, वो भी आपको दिए जाते हैं इस एक्ट के जरिए। इट विल बी विद इन द ट्रेडिशनल और कस्टमरी बाउंड्रीज ऑफ द विलेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप क्लासिफिकेशन साइज ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। Community forest resource management rights, right of ownership, access to collect, use and dispose minor forest produce which has been traditionally कलेक्टेड विद इन और आउटसाइड विलेज बाउंड्रीज। तो भैया आप जंगल में रह रहे हो, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कोई लकड़ी आप इकट्ठा कर रहे हो, कोई फल गिर गया आप उसको इकट्ठा कर रहे हो, या कोई भी आप माइनर फॉरेस्ट का जो कोई प्रोडक्शन हो रहा है उसको आप ले रहे हो, उसको यूज कर रहे हो, तो वो अधिकार भी कम्युनिटी के पास है, ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का। अब ये नहीं कि आप पूरे के पूरे पेड़ काट करके ले जा रहे हो बाहर बेच दे रहे हो उसको, शीशम की लकड़ी, वो नहीं, अपने खुद के यूज के लिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जब तक आप यूज कर रहे हो तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की नोडल एजेंसी कौन है, स्टेट गवर्नमेंट है और यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, है ना। भाई जो यूनियन टेरिटरी का जो खुद का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट्स की है, वो इसकी नोडल एजेंसी है। अब एक रोल आता है ग्राम सभा का। ग्राम सभा में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक पंचायत में, एक गांव में जितने वोटर्स रहते हैं, यानी कि जितने लोग 18 साल के ऊपर होते हैं, उन सबको हम मिला करके क्या बोल देते हैं, ग्राम सभा बोल देते हैं। तो यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो है ग्राम सभा का क्या रोल है, it is the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual और community forest right और both। तो भैया इनके पास अधिकार है कि वो जो है फॉरेस्ट राइट वगैरह के, इंडिविजुअल या कम्युनिटी के जो भी फॉरेस्ट राइट हैं, तो उनको ये डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वो किस हद तक उनके पास है, क्या एक्सटेंट है, ये भी जो है डिसाइड कर सकते हैं। अगला क्या है, लैंड टाइटल्स। द एक्ट रिकॉग्नाइजेस द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल और फैमिली और कम्युनिटी ऑन द लैंड, हाउएवर क्लेम शुड नॉट एक्सीड मोर देन 4 hectares। The land title given under FRA is a legal title. Land rights conferred by the act were heritable
बट नॉट ट्रांसफरेबल और एलियनेबल। तो बेसिकली लैंड टाइटल की बात क्या हो रही है कि आप 4 हेक्टेयर तक की जमीन पे अधिकार बता सकते हो अपना, एक फैमिली का या कम्युनिटी का या इंडिविजुअल का, कि ये जमीन हमारी है, उससे ज्यादा पे नहीं, है ना। और आपने जो अधिकार बताया है वो आपके पास रहेगा, वो आपका लीगल टाइटल है, वो आपके बाद आपके बच्चों को इनहेरिट हो जाएगा, लेकिन आप वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते कि आपने बेच दिया या अपने से अलग कर दिया, एलिनेट कर दिया, नहीं। आप ट्रांसफर या एलिनेट नहीं कर सकते हो, सिर्फ इनहेरिट हो सकता है आने वाली जनरेशन के लिए। ठीक है, तो यानी कि जो फॉरेस्ट की लैंड होती है, जो फॉरेस्ट की कम्युनिटीज के पास है, वो उन्हीं के पास रहेगी या फिर उनके बच्चों के पास जाएगी, और किसी के पास वो लैंड नहीं जा सकती है। ठीक है। डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर लोकल डेवलपमेंट राइट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी सेंटर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे भी आप फॉरेस्ट लैंड को यूज कर सकते हो इन सब चीजों को बनाने के लिए। आप स्कूल भी बना सकते हो, डिस्पेंसरी भी बना सकते हो, आंगनबाड़ी सेंटर, हॉस्पिटल वगैरह, मतलब जो आपके खुद के बेसिक यूज के लिए चीजें वो वहां पे फॉरेस्ट की लैंड पे बन सकती हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज, एफएलए इज एप्लीकेबल इन नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, तो ये आपका फॉरेस्ट राइट जो एक्ट है, ये आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व वगैरह में एप्लीकेबल है। द एक्ट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। तो बेसिकली ये एक्ट एक इंपॉर्टेंट जरिया है। देखो होता क्या है ना कि जब आप जंगल में रहते हो तो आप जंगल की बहुत सारी जड़ी बूटियां, औषधियां, आपने कोई नया ऐसा काढ़ा बना दिया जिससे कोई जुकाम ठीक हो जा रहा है, जैसे कोरोना ठीक हो जा रहा है, या मान लीजिए कोई भी, फॉर दैट मैटर, कोई भी चीज आपकी क्योर हो जा रही है, या अपने कोई भी फॉरेस्ट के अंदर रहते हो कोई अपनी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से कुछ बना डाला, तो उसके उसका अधिकार भी आपको मिलना चाहिए ना। अब ऐसा थोड़ी ना कि भाई कोई जंगल में घूमने गए, उसने देखा कि अच्छा जंगल के लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो वो बाहर आया, बाहर आके उसने उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे रजिस्टर करा के कॉपीराइट या ट्रेडमार्क या आईपीआर करवा लिया अपने नाम पे। तो इस चीज से बचाने के लिए भी आपका ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो आपकी ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो आपकी ही रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पे 3 टियर अप्रूवल प्रोसेस दिया हुआ है। अगर कोई भी चीज है तो उसके लिए 3 टियर अप्रूवल होगा यहाँ पे। ग्राम सभा इज द प्राइमरी अथॉरिटी फॉर इनिशिएटिंग द होल प्रोसेस बाय रिसीविंग एंड वेरीफाइंग द क्लेम्स। एग्रीव पर्सन फ्रॉम द रेजोल्यूशन ऑफ द ग्राम सभा मे बी file a petition to the subdivision level committee SDLC. Any person aggrieved by the decision of the SDLC may file a petition to the district level committee. Decision of the district level committee on the record of forest rights shall be final and binding. तो देखिए कुल मिलाकर के जब भी फॉरेस्ट राइट को लेकर के कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा, कोई भी मुद्दा अराइज होगा, तो वो कहाँ पे जाएगा, वो पहले ग्राम सभा के पास जाएगा। ग्राम सभा उसको रिसीव करेगा, क्लेम्स को देखेगा, फिर को डिसीजन सुना देगा। अगर आप डिसीजन सेटिस्फाइड हो तो वेल एंड गुड, नहीं सेटिस्फाइड हो तो आप कहाँ जाओगे, सब डिवीजन लेवल कमेटी के पास जाओगे। ठीक है, वहां जाके अपनी बात बताओगे, वो भी डिसीजन देगा, सेटिस्फाइड हो तो वेल एंड गुड, नहीं सेटिस्फाइड हो तो कहाँ जाओगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के पास जाओगे और उनको बताओगे कि भैया हमारे फॉरेस्ट राइट का ये मुद्दा था, इन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया है। इनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं होंगे। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज थी ये। आप इसको एक दो बार अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। अब अगली जो हमारा टॉपिक अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अदर इंपॉर्टेंट न्यूज। छोटे छोटे न्यूज आइटम हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले मेंशन किया है, आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है, चैनल पर रुक करके रहना है, बाकी पीटीज को भी पढ़ना है अच्छे से, और जो भी आपका फीडबैक हो, पॉजिटिव नेगेटिव, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक उसको बता सकते हो। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज, पहला है ई गवर्न स्टेट। केरला हैज बिकम द फर्स्ट फुली ई गवर्न स्टेट। बस इतना ऐसे सवाल पूछा जाएगा और कुछ आना नहीं है उसमें। डिजिटाइज, इट हैज डिजिटाइज्ड अ रेंज ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज इंश्योरिंग प्रॉम्प्ट एंड ट्रांसपेरेंट डिलीवरी टू इट्स सिटीजन। भैया इन्होंने बहुत अच्छे से जो है बहुत सारी सर्विसेज को डिजिटाइज कर दिया है। तो पहला ई गवर्न स्टेट हो गया कौन, केरला। बात खत्म हो गई। ई सेवनम, अ सिंगल पोर्टल फॉर 900 पब्लिक सर्विसेज टू तालुक लेवल ऑफिस। ठीक है, अब यहाँ पे एक पोर्टल बनाया गया जो 900 से ज्यादा पब्लिक सर्विसेज दे रहा है, ई सेवनम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर ये आपका डिमार्केशन इन द रोल्स ऑफ एमसीए एंड मीटी। अच्छा, डिमार्केशन ऑफ रोल्स ऑफ एमसीए एंड मीटी। एमसीए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मीटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इनके रोल्स को डिमार्केट किया गया है, क्योंकि भाई कई बार ऐसा होता है ना कि डिजिटल मार्केट में ये लोग के रेगुलेशन एक ही जैसे हो रहे हैं, तो उसी चीज से बचाने के लिए किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वुड बी द नोडल मिनिस्ट्री टू लुक इनटू ऑल कंपटीशन इश्यूज इन द डिजिटल मार्केट। अब डिजिटल लेवल में अगर कोई भी कंपटीशन इशू हो रहा है ना, तो उसको कौन देखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देखेगी। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी क्या देखेगी, जो सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज हैं उनको देखेगी। तो इनके रोल्स को डिमार्केट कर दिया गया है। यूपीएससी आपसे रिवर्स करके पूछ लेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स विल लुक इनटू सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विल लुक इनटू
कंपटीशन रिलेटेड इश्यूज, तो ऐसा नहीं है, इसका वाइसी वर्सा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्या है, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। रिसेंटली इट इज रिलीज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, एज द नेम सजेस्ट, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ मैट्रिक्स टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ पंचायत थ्रू द स्कोर्स अचीव्ड बाय देम। कुछ पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर पे हम सारी पंचायत के डेवलपमेंट को जज करेंगे और उनको एक रैंक देंगे इवेल्युएट करके, ठीक है। इतनी सी बात है इसमें। 4 ग्रेड में इसमें जो है कैटेगराइज किया जाएगा पंचायत को। ए ग्रेड जिन्होंने 75 से 90% मार्क्स आपके स्कोर किए हैं, है ना। फिर 60 से 75 वालों को बी, 40 से 60 वालों को सी और 40 से नीचे वालों को डी ग्रेड दिया जाएगा पंचायतों को, ठीक है। यही इनका इंडेक्स है, ए बी सी डी। अगला क्या है, आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स नाम की मिनिस्ट्री है, उसने लॉन्च किया है क्या, आईना डैशबोर्ड, ठीक है। आईना डैशबोर्ड लॉन्च किया है इन्होंने। इस आईना डैशबोर्ड का काम क्या है, इट विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन स्टेटस एंड प्रोग्रेस ऑफ सिटीज ऑन 5 ब्रॉड थीमेटिक एरियाज। भैया उन्हें 5 थीमेटिक एरियाज बता दिए हैं। इन पांचों थीम पे जो है सारे शहरों को जो है एक तरीके से जज किया जाएगा और फिर आईना डैशबोर्ड पे अपलोड करके बताया जाएगा कि भैया देखो ये सिटी में इतनी प्रोग्रेस है, इस सिटी में इतनी प्रोग्रेस है। तो वो 5 पैरामीटर क्या है, आपको पता होने चाहिए। पहली बात तो आईना किससे रिलेटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आईना के 5 पिलर्स क्या है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस, प्लानिंग, सिटीजन सेंटरिंग गवर्नेंस एंड डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विसेज, ठीक है। ये पांचों को रट लेने हैं, बिल्कुल 5 उंगली 5 पैरामीटर्स ऑन योर फिंगर टिप्स, ओके। अगला है गाइडलाइंस ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ अवार्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ये हम लोग ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं, ठीक है। अवार्ड्स बाय द प्राइवेट बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशन में बी एक्सेप्टेड ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। भैया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा यहाँ पे, सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री। भैया आप मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में कोई ऑफिसर है ना, या कोई कर्मचारी है और आपको किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने या इंस्टीट्यूशन ने या बॉडी ने अवार्ड देने की बात करी, तो आप ले सकते हो, लेकिन पहले आपको अपने मंत्रालय के सेक्रेटरी से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी उसके लिए। अगर उसने अलाउ कर दिया तो आप अवार्ड ले सकते हो। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मे ग्रांट अप्रूवल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऐसा नहीं कि अपने मन के हिसाब से कर देगा, वो 2 पैरामीटर्स पे देखेगा, 2 कंडीशंस को देखेगा। पहला, अवार्ड शुड नॉट हैव एनी मॉनेटरी कंपोनेंट। ये नहीं कि आपको अधिकारियों को इनाम में 1 करोड़ रुपए दिया जा रहा है, तो फिर ये भी हो सकता है ना कि आपने कोई इलीगल तरीके से उसको मदद पहुंचाई हो, है ना, तभी वो आपको 1 करोड़ रुपए घूस के तौर पे दे रहा है, बता रहा है कि अवार्ड दे रहे हैं, है ना। क्रेडेंशियल्स ऑफ प्राइवेट बॉडीज शुड बी ट्रस्टवर्दी। मतलब कोई ऐसा नहीं कि कल को कोई भी बॉडी खुल जाए, परसों खुली नरसों उसने अवार्ड दे दिया, नहीं। कोई ट्रस्टवर्दी बॉडी है जो आपको अवार्ड दे रही है, तो ये भी आपको देखना होगा। और हमारे पूरे पॉलिटी की जो आखिरी न्यूज है वो है आर्टिकल 3112C। Recently, Jammu and Kashmir government terminated 4 government employees under Article 311(2)(c) to being a threat to the security of the state. अब 311 सब क्लॉज 1 क्या बोलता है? It provides that no civil servant under union or state shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed. तो यही बात आपके ऊपर अप्लाई होती है, आपके ऊपर जो कि यूपीएससी आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं या आईएफएस की तैयारी कर रहे हैं। भाई आपको अपॉइंट कौन कर रहा है? आपको अपॉइंट कर रहा है यूपीएससी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। आप काम कहाँ करोगे? काम आप करोगे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट आपको टर्मिनेट कर सकती है सर्विस से? साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस अथॉरिटी ने आपको अपॉइंट किया था उससे सबॉर्डिनेट कोई भी अथॉरिटी आपको टर्मिनेट नहीं कर सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट आपको सस्पेंड कर सकती है, आपके ऊपर इंक्वायरी कर सकती है, बट अगर उसे आपको टर्मिनेट करना है तो उसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भैया इनको टर्मिनेट कर दीजिए। आपको नौकरी दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने है तो ले भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही सकती है। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। फिर 311(2) क्या बोलता है? इट प्रोवाइड्स दैट नो सिविल सर्वेंट शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक एक्सेप्ट। भाई किसी भी सिविल सर्वेंट को ना तो डिसमिस किया जाएगा, ना रिमूव किया जाएगा, ना ही उसकी रैंक कम की जाएगी, एक्सेप्ट कब? आफ्टर एन इंक्वायरी इन विच ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट हिम। भाई पहली बात तो एक इंक्वायरी होगी पहले उसके ऊपर, और इस इंक्वायरी में क्या चार्ज लगे उसके ऊपर ये भी उसको बताया जाएगा, है ना। इसके बिना उसके साथ उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होगा। दूसरा, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी गई ऑफ बीइंग हर्ड। एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल चलता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो नेचुरल जस्टिस में ये होता है कि किसी को भी सुनवाई किए बिना आप उसको सजा मत दीजिए, उसको सुनने का अधिकार, राइट टू बी हर्ड, एवरीवन हैज अ राइट टू बी हर्ड। तो यहाँ पे उस ऑफिसर को भी राइट टू बी हर्ड दिया जाएगा। फिर 311(2)(c) क्या बोलता है? इट अलाउज द गवर्नमेंट टू टर्मिनेट एम्प्लॉइज विदाउट ऑर्डरिंग एन इंक्वायरी
or giving them an opportunity to explain their position if the president or governor, as the case may be, satisfied that in the interest of the security of the state it is not expedient to hold such inquiry. तो अभी जो जम्मू कश्मीर में हुआ है वो यहाँ से जस्टिफाई हो रहा है भाई। 311 ने पहली बात बोल दिया कि कोई भी अधिकारी जो अपॉइंट हो रहा है उसको उसके नीचे की कोई भी अथॉरिटी डिसमिस टर्मिनेट नहीं कर सकती है। वेल एंड गुड। अगले क्लॉज ने क्या बोला कि भैया अगर किसी को भी टर्मिनेट करना है, डिसमिस करना है, सस्पेंड करना है तो उसको सुनने का मौका दो, है ना, उसको अपनी बात रखने का मौका दो और उसे चार्जेस बताओ, उसके ऊपर इंक्वायरी करो। लेकिन अब इन सब का एक्सेप्शन एक है 311 2C में, और क्या बोल रहा है कि भैया अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर को लगता है कि इंक्वायरी करना देश के लिए ठीक नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट में ठीक नहीं है ना, या उसको सुनना पब्लिक इंटरेस्ट में ठीक नहीं है, तो आप बिना इन सब चीजों के सीधे उसको सस्पेंड कर दो, सीधे उसको टर्मिनेट कर दो। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इसी के साथ ही हमारी पॉलिटी की पीटी 365 कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट हो, कोई भी फीडबैक हो, किसी भी टॉपिक पर स्पेशल वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बेझिझक मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से हमारा जो है कलर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पीटी 365 के साथ, है ना। और अंटिल देन हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडीइंग।